क्या हो गया तो? हाँ जी, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम, राधे राधे। मजा ही नहीं आया, राधे राधे। अब सही है। कैसे हैं आप सभी? एकदम राजी खुशी। और क्या पढ़ा था अपन ने लास्ट वाले सेशन में? आज के लिए समाप्त कर देते हैं, इस टॉपिक को समाप्त कर देते हैं और नया चैप्टर भी आज शुरू कर देते हैं। खूब हो गए हैं अपने दुर्ग, लगभग 16 घंटे हमने पढ़ लिए हैं। आज अपने हो जाएंगे दुर्ग। अब ज़्यादा कुछ बचा भी नहीं है। जूनागढ़ ही लास्ट बड़ा बचा था, बाकी तो छोटे मोटे नाम हैं केवल, जिनमें स्थान पूछते हैं। कोई एक आध विशेषता हुई तो बात अलग। और तो पहले तो ये बताओ कौन कौन विद्यार्थी है जिनसे आज मेरी पहली मुलाकात है? अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। तो एक मुलाकात जरूरी थी और आज वो हो गई। आप नहीं मिलते तो पता नहीं मन लगता या नहीं। चलो, तो आपको जो भी नए विद्यार्थी हैं, आपको शिक्षक बनने की अग्रिम ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभकामनाएं तो बनती है ना। हाँ। तो प्यारे बच्चों, विषय चल रहा था हमारा कला एवं संस्कृति, और कला एवं संस्कृति के अंदर हमने एक चैप्टर शुरू किया था और राजस्थान का सबसे बड़ा टॉपिक था राजस्थान के दुर्ग। और दुर्ग में हम लास्ट स्टेज तक पहुंच गए हैं, मतलब 16 घंटे मैंने इनको पढ़ा दिए हैं दुर्ग। अब तो कोई आज हमारे छोटे मोटे दुर्ग करवा करके ये टॉपिक समाप्त होने वाला है। जो भी नए विद्यार्थी हैं, आपको एप्लीकेशन तो मिलेगा ही, आप जो है पहली क्लास से जरूर अटेंड करना। वैसे आज नया चैप्टर शुरू होएगा तो वहां से तो अपने को ऐसा लगेगा भी नहीं, और अपने कल्चर में वैसे भी कहीं दिक्कत नहीं आती है। कोई सा भी टॉपिक शुरू कर दो, लोक नृत्य से शुरू कर दो, कहीं से भी शुरू कर दो, लेकिन है ना, मतलब कोई दिक्कत नहीं आती। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैथ की तरह के यार परसेंटेज समझेंगे, औसत समझेंगे तो चक्रवर्ती ब्याज समझ में आएगा। अपने यहाँ ऐसा नहीं है। अपने कहीं से भी शुरू करो तो भी समझ में आएगा, आज शुरू करोगे तो भी समझ में आएगा। टॉपिक चल रहा था हमारे राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, और दुर्ग के अंदर हम पढ़ रहे थे जूनागढ़। और जूनागढ़ के अंदर भी लास्ट हमने जो है दरवाजे तक तो आ गए थे, बेसिक जानकारी पढ़ करके, कि जूनागढ़ का किला बीकानेर में बना हुआ है। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर महाराजा राय सिंह ने करवाया था। किसकी देखरेख में करवाया? करमचंद बच्छावत की देखरेख में उसका निर्माण करवाया गया था। कैसी श्रेणी में आता है? तो धानवंत श्रेणी में भी आता है, और धानवंत श्रेणी के अलावा और कौन सी श्रेणी में आता है? पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। ये जो किला है, इस किले का निर्माण बीकाजी की टेकरी के स्थान पर करवाया। इसकी जानकारी दयाल दासरी ख्यात से मिलती है। और बाकी एक दीनानाथ शर्मा ने कहा था कि दीवारों के कान होते हैं लेकिन जूनागढ़ की तो दीवारें बोलती हैं। ऐसी बात किन्होंने कही थी? तो ये पंडित दीनानाथ शर्मा ने कही थी। कौन से किले के लिए कही थी? जूनागढ़ दुर्ग के लिए कही थी। बाकी जूनागढ़ का किला हमारे राजस्थान का पहला ऐसा दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई थी। देखो, लिफ्ट अभी मेहरानगढ़ के अंदर भी लगी हुई है, लेकिन राजपुताने का पहला वह दुर्ग जिसमें लिफ्ट लगाई गई, वह किला कौन सा है? अपने जूनागढ़ का किला। जूनागढ़ के किले के अंदर एक गणेश जी का मंदिर है जिनका नाम है हेरंब गणेश। और हेरंब गणेश का मतलब ऐसी गणेश जी की प्रतिमा जो किसके ऊपर सवार है? शेर पर सवार है। बाकी हमारे राजस्थान में एक भी गणेश जी की ऐसी प्रतिमा नहीं है जो शेर पर सवार है, क्योंकि गणेश जी का वाहन मूषक, चूहा, अपन कहते हैं ना मूषक वाहन। मूषक है वाहन जिसका वह बहुव्रीहि समास आता, अपने गणेश जी को मानते हैं। तो गणेश जी का वाहन क्या हुआ करता है? मूषक। राम जाने कैसे मैनेज करते होंगे, बड़ा इतना सा होता है, इतना बड़ा आकार लेकर के, जैसे भी है, जो भी है, उनका वाहन है मूषक। गणेश जी शेर पर तो कभी सवार हुए नहीं, लेकिन वो प्रतिमा दक्षिण भारत से लाई गई, और दक्षिण भारत वाले कहीं भी बिठा सकते हैं। तो दक्षिण भारत से गणेश जी की एकमात्र प्रतिमा लाई गई थी जो किसके ऊपर सवार है? शेर पर सवार है। हेरंब गणेश जी के नाम से जानते हैं। और अंदर चलते हैं तो एक मिलता है अपने को यहाँ पर 33 कोटि देवी देवता का मंदिर या संग्रहालय भी कह सकते हैं। 33 कोटि देवी देवता की साड़ बनी हुई है मंडोर के अंदर। साड़, साड़ बोलते हैं, बड़ा सा कमरा होता है ना, उसको बोलते हैं अपने साड़ मारवाड़ में।
ये 33 कोटि देवी देवता की साड़। वैसे इस शब्द को अड़य को मान्यता भी दे दी है। ये 53वां वर्ण बना है अपने हिंदी के अंतर्गत। पहले इसको मान्यता नहीं दे रखी थी। अड़य ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा यूं करके ऐसे लिखते हैं ना शायद, अड़य। तो ये अड़य है। मारवाड़ी लोग खूब अड़य का प्रयोग करते हैं। गली को जाते हैं तो भी कहते हैं गली, खल खल को कहते हैं तो भी खड़खड़, तो अड़ ऐसे करते थे ना मारवाड़ी टाइप के लोग। तो ये अड़य को मान्यता दे दी गई है। तो अपने मतलब अगर 33 कोटि देवी देवताओं की साड़ पूछे तो मंडोर के अंदर बनी हुई है। 33 कोटि देवी देवताओं का मंदिर या संग्रहालय पूछे तो वो अपने कहां पर बना हुआ है? जूनागढ़ के अंदर बना हुआ है। बाकी यहां पर महल बने हुए बहुत सारे। महलों में मुख्य महल बना हुआ है कर्ण महल, एक बना हुआ है गज महल, एक बना हुआ है फूल महल। ये तीनों महल तो गज सिंह यहाँ के राजा थे, इन्होंने ही बनाया था। कर्ण महल, फूल महल और गज महल, तीन महल तो बीकानेर के इस जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बने हुए। तीनों ही महलों का निर्माण गज सिंह ने करवाया। इसके अलावा बादल महल बना हुआ है, फील निवास महल बना हुआ है, अश्व निवास महल बना हुआ है। और बादल महल जो है ये एकमात्र ऐसा बादल महल है जिसका छज्जा जो है वो छज्जा किससे बना हुआ है? नीले रंग से बना हुआ है। मान लो तुम जो में जूनागढ़ में घूमने गए हैं, आप लोगों ने बादल महल भी बोला था, आप लोगों ने जो बादल महल भी देखा होगा। और बादल महल जो है उस पे जाकर के तुम ऐसे जाकर के उस महल में जाके यूं लेट जाना, यूं लेटोगे तो आपको लगेगा जैसे मानो नीले आसमान के नीचे लेटे हुए हो। इतना सुंदर उसका छज्जे की निकासी कर रखी है, इसलिए उसको बादल महल कहते हैं। मतलब एकमात्र ऐसा बादल महल जो वास्तव में बादल का आभास कराता है। जैसे आप खुले आसमान के नीचे लेट जाओ तो नीला बादल दिखता है ना, बस सेम टू सेम वहां ऐसा लगेगा मानो जैसे बादल बिल्कुल नजदीक आ गया हो। इतना सुंदर सा एक महल बना हुआ है इसके अंदर। बाकी और क्या बना हुआ है यहाँ पर? तो एक गंगा दरबार बना हुआ है, गंगा निवास दरबार के नाम से एक बड़ा सा हॉल बना हुआ है अपने इसी दुर्ग के अंदर। एक यहाँ पर जो है और जाएंगे तो एक चार्टर प्लेन महाराजा गंगा सिंह जी का, वो भी यहीं पर रखा हुआ है। ये कुछ बातें यहाँ पर और लिखनी थी, वो अपन लिख लेंगे। एक किले के बारे में और देख लेते हैं, फिर दोनों के बारे में एक साथ ही लिखवा देता हूँ। एक छोटा सा किला और है, नागौर का किला। नाम सुना है क्या? नागौर दुर्ग। कौन कौन है नागौर से? अच्छा, चलो बढ़िया। सुंदर सुंदर लोग सब नागौर के ही होते हैं। बाकी सब जगह के सुंदर होते हैं पर नागौर वाले कुछ ज्यादा सुंदर होते हैं। इनमें नेचुरली सुंदरता होती है। मैं अगर किसी जिले की इतनी प्रशंसा की जाती है तो फिर बाद में समझा करो ना। हाँ, बाकी जिले वाले भी सुंदर हैं पर नागौर की बात अलग है। पर मैं नागौर से नहीं हूं, फिर भी मुझे नागौर बढ़िया लगता है? नहीं? किसने बोल दिया? ऐसी गप किसने टेकी? ऐसी गप किसने टेक दी? आप कहां से? आवाज से लगता है ऐसा सुना था किसी ने गप टेकी? ठीक है, वो गप थी। इधर देखो तुम, नागौर का किला अपने नागौर के अंदर बना हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें तो। और बात करें तो इस किले का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया? केमास ने करवाया। केमास को अपन कहते हैं कदम्बवास। कैलाश ही रख देते इसका नाम, गलती से केमास रख दिया। अच्छा, मेरा नाम जानते हो क्या? मेरा नाम कैलाश है और इसका नाम गलती से घर वालों ने कैलाश की जगह केमास रख दिया। तो केमास नाम के राजा मतलब सैन्य प्रधानमंत्री थे ये सोमेश्वर के, इन्होंने बनाया था। कब बनाया? तो 1154 ईस्वी में। 1154 ईस्वी में केमास नामक एक प्रधानमंत्री थे चौहानों के, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। अगर इसके प्राचीन नाम की बात करें कि इसका प्राचीन नाम क्या हुआ करता है? अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर अपने नागौर का प्राचीन नाम क्या है? अहिछत्रपुर। और इसे क्या कहा जाता है? नागाना दुर्ग। अहिछत्रपुर के नाम से तो जानते ही हैं। और अपने नागौर के किले को बोलते हैं नागाना दुर्ग, जो कहां पर बना हुआ है? नागौर में। निर्माता कौन है? केमास। कब कराया? 1154 ईस्वी में। प्राचीन नाम अहिछत्रपुर, नागाना दुर्ग। अच्छा, इसका परकोटा ऐसा बना हुआ है कि महलों के ऊपर कोई भी बाहर से दागे गए गोले बारूद वहां तक नहीं पहुंच सकते हैं, कि दुर्ग का विशाल परकोटा बना हुआ है। परकोटे की वजह से महलों तक कोई भी गोला बारूद नहीं पहुंच पाता था।
एकमात्र दुर्ग है जिसका ऐसा परकोटा बना हुआ है कि बाहर से दागे गए गोले बारूद महलों को क्षति नहीं पहुंचा सकते थे, महलों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। थोड़ा सा अपने याद रखना कि राजस्थान का वह एकमात्र दुर्ग जिसमें बाहर से दागे गए गोले बारूद परकोटे के कारण महलों को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, ऐसा किला है अपने नागौर का किला। बाहर से चाहे कितने गोले बारूद दाग लो, महलों को कोई क्षति नहीं पहुंचेंगी यहां पर। और देखो 1570 ईस्वी में अकबर ने यहां नागौर दरबार लगाया, अकबर ने यहां नागौर दरबार लगाया था। अकबर के द्वारा जो नागौर दरबार लगाया गया था 1570 ईस्वी में, वो यहीं पर लगाया गया था। अच्छा, ये नागौर दरबार अकबर ने यहां पर क्यों लगाया था? तो वो राजपूत शासकों को अपने अधीन करने के लिए। इस दरबार का एक ही उद्देश्य था कि जितने भी शासक हैं उनको अपने अधीन किया जा सके। हालांकि अकबर ने लोगों को यह कहा था कि आपके राजपूताने की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए दरबार लगाया जा रहा है, पर इसका मेन उद्देश्य था राजपूत शासकों को अपने अधीन करना। तो 1570 ईस्वी में अकबर ने यहां पर नागौर दरबार का आयोजन किया था, जिसमें राजपूताने के लगभग सभी रियासतों ने आकर के अधीनता स्वीकार कर ली थी। केवल इसमें सिरोही के सुल्तान देवड़ा, मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह, ये दोनों तो गए नहीं थे, और मारवाड़ के रावचंद्र सेन गए लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो 1570 ईस्वी में अकबर ने नागौर दरबार का आयोजन इसी के अंदर करवाया था। जब अकबर का यह दरबार सफल हुआ था तो इसके बाद अकबर ने यहां पर एक तालाब बनवाया जिसका नाम है शुक्र तालाब। हालांकि ये बाहर की तरफ बना हुआ है, लेकिन यहीं पर बना, अपने तो याद रख लेना कि अकबर ने यहां पर एक तालाब बनवाया जिसका नाम है शुक्र तालाब। और देखो, और यहां पर क्या बना हुआ है, तो एक महल बना हुआ है जिसका नाम है बादल महल। बहुत ही सुंदर सा महल है बादल महल। और बाकी एक बात याद रखना, 2007 में सफाई को लेकर के इस दुर्ग को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट दिया गया था, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट दिया गया था। सफाई को लेकर के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंट 2007 में राजस्थान के किस दुर्ग को मिला था? तो अपने नागौर के किले को मिला था। ज्यादा कोई बातें है नहीं, कठिन बातें, दो चार बातें हैं। नागौर का किला नागौर में बना हुआ है। इसके निर्माता केमास या कदमवास है। निर्माण कब कराया? तो 1154 ईस्वी में। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो अहिछत्रपुर, और क्या कहते हैं इसे? नागणा दुर्ग कहते हैं। दुर्ग में बाहर से दागे गए किसी भी प्रकार के गोले बारूद इनके महलों को क्षति नहीं पहुंचा सकते थे। 1570 ईस्वी में अकबर ने यहां पर नागौर दरबार लगाया था। नागौर दरबार सफल होने पर अकबर ने यहां शुक्र तालाब का निर्माण करवाया, और दुर्ग के अंदर प्रमुख महलों में जो महल बना हुआ है उसका नाम है बादल महल, जो पूरा का पूरा कांच से बना हुआ है। इसको शीश महल भी बोलते हैं। 2007 में सफाई को लेकर अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस जो है इसी को दिया गया था। और एक बात याद रख लेना, दुर्ग के बाहर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी है। हालांकि दुर्ग के बाहर बनी है, पर एग्जाम में आ जाता है कौन से किले में? तो नागौर दुर्ग में अमर सिंह राठौड़ की छतरी। और ये अमर सिंह राठौड़ की छतरी कितने खंभों पर बनी हुई है? 16 खंभों पर। ये वीरता के लिए इतिहास में फेमस रहे अमर सिंह राठौड़, जिनकी छतरी भी यहीं पर बनी हुई है। तो अपने एक तो जूनागढ़ दुर्ग की पूरी बातें कर लो। लास्ट क्या लाइन लिखी थी जूनागढ़ में? दुर्ग के बाहर सूरसागर नामक झील बनी हुई। फिर लिखिएगा, दयाल दासरी ख्यात के अनुसार, दयाल दासरी ख्यात के अनुसार, दयाल दासरी ख्यात के अनुसार दयाल दासरी ख्यात के अनुसार बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी, बीकाजी की टेकरी के स्थान पर, बीकाजी की टेकरी के स्थान पर बीकाजी की टेकरी के स्थान पर इस दुर्ग का निर्माण किया गया। इस दुर्ग का निर्माण किया गया।
पंडित दीनानाथ, पंडित दीनानाथ शर्मा, पंडित दीनानाथ शर्मा के अनुसार पंडित दीनानाथ शर्मा का कथन कर दो। पंडित दीनानाथ शर्मा का कथन, दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, दीवारों के कान होते हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं, लेकिन जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। जूनागढ़ की दीवारें बोलती हैं। प्रवेश द्वार थोड़ी लिखा है क्या? प्रवेश द्वार, पहला द्वार लिख लीजिएगा सूरज पोल, सूरज पोल मुख्य प्रवेश द्वार है, मुख्य प्रवेश द्वार है। सूरज पोल मुख्य प्रवेश द्वार है। यहां जयमल फत्ताजी, यहां जयमल फत्ताजी, जयमल फत्ताजी की गजारूढ़, गजारूढ़ मूर्तियां लगी हैं। यहां जयमल फत्ताजी की गजारूढ़ मूर्तियां लगी हैं। रायसिंह, रायसिंह आगरा से मूर्तियां लाए, रायसिंह आगरा से मूर्तियां लाए। बर्नियर ने अपनी पुस्तक द मुगल ट्रेवल्स एम्पायर, द मुगल ट्रेवल्स एम्पायर, द मुगल ट्रेवल्स एम्पायर में बर्नियर ने अपनी पुस्तक द मुगल ट्रेवल्स एम्पायर में वर्णन किया, में वर्णन किया कि औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़ा, औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़ा। औरंगजेब ने इन मूर्तियों को तोड़ा। फिर लिखिए, यहां रायसिंह ने जैता मुनि से, यहां रायसिंह ने जैता मुनि से जूनागढ़, या अपन कह सकते हैं रायसिंह प्रशस्ति, रायसिंह प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई। बीकानेर के राठौड़ों का जानकारी मिलती है इस जूनागढ़ प्रशस्ति या रायसिंह प्रशस्ति से, जो किन्होंने उत्कीर्ण करी तो जैता मुनि ने लिखी थी, किन्होंने उत्कीर्ण करवाई तो रायसिंह ने। ये यहीं पर सूरज पोल पर लगी हुई है, थोड़ा याद रख लेना। जूनागढ़ या रायसिंह प्रशस्ति अपने इसी मुख्य द्वार सूरज पोल पर लगी हुई है, जिसको उत्कीर्ण करने का कार्य जैता मुनि ने किया था और किन्होंने करवाई थी तो रायसिंह ने। फिर लिखिए दूसरा दरवाजा सूरज पोल, सूरज पोल के बाद यहां पर एक बना हुआ है चांद पोल,
चांद पोल नाम याद रखना बस। एक बना हुआ है ध्रुव पोल, ध्रुव पोल। एक बना हुआ है त्रिपोलिया पोल, त्रिपोलिया द्वार कर दो। ये यहां के मुख्य मुख्य प्रवेश द्वार है। किस दुर्ग के दरवाजे नहीं खोला, कोई नहीं खोल सकता था। तासिर के अनुसार अपने उस जालोर के किले के लिए कहा था कि तासिर ने बताया था कि इसके दरवाजे कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सकता है। आगे लिखिए, राज्य का प्रथम दुर्ग है, राज्य का प्रथम दुर्ग है, राज्य का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई। राज्य का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई, जिसमें लिफ्ट लगाई गई। राज्य का प्रथम दुर्ग है जिसमें लिफ्ट लगाई गई। कौन सा किला है अपने? जूनागढ़। अब लिखो दर्शनीय स्थल। आप जब किले के अंदर घूमने जाओगे तो क्या क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले लिखो 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता का मंदिर, 33 कोटि देवी देवता का मंदिर। तैतीस कोटि देवी देवता का मंदिर। बस इसमें इतना याद रखना है, निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। अच्छा, ये निर्माण अनूप सिंह ने क्यों करवाया था? हाँ, औरंगजेब ने जब बनारसी फरमान जारी किया था तब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं के मंदिर व मूर्तियां तोड़ने का आदेश दिया था। तब फिर बाद में औरंगजेब की सेना राजस्थान में इतने मंदिर तो नहीं तोड़ पा रही थी, लेकिन बाहरी क्षेत्रों में जैसे दक्षिण भारत में उधर बहुत मंदिर तोड़े जा रहे थे। तब उन मंदिरों को और मूर्तियों को कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है? तब यहाँ के राजा थे अनूप सिंह जी, इन्होंने कहा कि हर जगह मंदिर को सुरक्षा देने के लिए तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहो तो उन मूर्तियों को लेकर हमारे पास ले आइए, हम उनको सुरक्षित रखेंगे। तब वो दक्षिण भारत से बहुत सारी मूर्तियां ला ला करके यहां पर संग्रहित की गई थी। इसीलिए इसे कहते हैं 33 कोटि। देखो, करोड़ कभी नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे 33 करोड़ देवी देवता। अरे 33 करोड़ डोपा कैसे हो सकते हैं? 33 कोटि, कोटि का मतलब होता है प्रकार के, 33 प्रकार के देवी देवता है, 33 करोड़ नहीं होते हैं। तो यहां पर 33 कोटि देवी देवता का मंदिर बना हुआ है जिसका निर्माण अनूप सिंह ने करवाया। फिर लिखिएगा हेरंब गणेश का मंदिर, हेरंब गणेश मंदिर। हेरंब गणेश मंदिर। हेरंब गणेश मंदिर में लिखिएगा शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। शेर पर सवार गणेश जी की प्रतिमा है। सोनलगढ़ दुर्ग किसको कहते हैं? सोनलगढ़ का किला आमेर के किले को कहते हैं। और बाबू ये तुम क्या कमेंट करते यार ऑनलाइन? बाकी सब्जेक्ट लग तो रहे, तुम 12:30 बजे तक पढ़ रहे हो और कितने पढ़ोगे? अभी तीन क्लास लग रही है, बाद में क्लासें और बढ़ जाएगी। एक बार इनका कोर्स होने दो, आराम से 5-6 महीने में सिलेबस हो जाएगा। जितना पढ़ाया जा रहा है उतना याद करते जाओ। बाकी तो तुम्हें फिर रिकॉर्डेड कोर्स ले लेते तो उसमें सारे सब्जेक्ट तुम्हें एक साथ मिल जाते, चाहे जितनी क्लासें देखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर है लाइव क्लास में जैसे जितना ऑफलाइन क्लास चलेगी उतनी क्लास आप लोगों को मिलती रहेगी। 3 घंटे 3 क्लास इनकी चल रही है, आपको 3 क्लास मिल रही है। हेरंब गणेश मंदिर,
हेरम गणेश जी का मंदिर, एकमात्र गणेश जी की प्रतिमा जो किस पर सवार है, शेर पर सवार है। और लिखो आगे, लक्ष्मी नारायण मंदिर। वैसे तो लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने मेन सोनारगढ़ में है, लेकिन यहां पर भी बना हुआ है लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर अपने यहां पर भी एक लक्ष्मी नारायण मंदिर बना हुआ है, थोड़ा नाम याद रखना। डोपा का मतलब क्या होता है? डोपा का मतलब होता है बहुत ही सभ्य, संस्कारी, टैलेंटेड और पढ़ने में होशियार, हर क्षेत्र में अग्रणी है, उसको कहते हैं, है ना। हाँ, फिर लिखेगा, हाँ, प्रतिभाशाली, हर चीज में अग्रणी होता है ना, उसको कहते हैं कर्ण महल। कर्ण महल, कर्ण महल, देखो ये 3 महल है ना, जो मैं एक साथ लिख लेना हूं, कर्ण महल, फूल महल और गज महल। इन तीनों ही महलों का निर्माण गज सिंह ने करवाया, थोड़ा सा याद रखना ना। कर्ण महल, फूल महल, गज महल, निर्माता गज सिंह। तीनों के एक साथ ही निर्माता लिख देना, गज सिंह। गज सिंह, बीकानेर महाराजा गज सिंह ने यहां पर 3 महल बनाए थे, कर्ण महल, फूल महल, गज महल। आगे, छत्रसाल महल, इसमें लिख दो। इस महल में लकड़ियों पर श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है। श्री कृष्ण की लीलाओं का चित्रण है छत्रसाल महल। फिर गंगा निवास दरबार, गंगा निवास दरबार नाम याद रखना अपने। अनूप महल, अनूप महल, बाकी बने हुए ऐसे छोटे छोटे महल। फील निवास महल, हाथियों के निवास के लिए फील निवास। एक बना हुआ है अश्व निवास महल, अश्व निवास महल। और एक बना हुआ है बादल महल। बादल महल तो हर जगह मिल जाता है, बादल महल। ये यहाँ के प्रमुख प्रमुख महल हो गए, कर्ण महल, फूल महल, गज महल, छत्रसाल महल, गंगा निवास दरबार, अनूप महल, फील निवास महल, अश्व निवास महल और बादल महल। ये अपने इस दुर्ग के प्रमुख प्रमुख महल है। ये हो चुके हैं आपके यहाँ के प्रमुख महल, प्रमुख प्रमुख दर्शनीय स्थल। यही अपने जूनागढ़ के बारे में याद रखना, और कुछ नहीं है जूनागढ़ के बारे में। हो गया सभी के? अगला किला हेडिंग डालो, नागौर दुर्ग। नागौर दुर्ग, नागौर दुर्ग लिख लो। निर्माता केमास, निर्माता केमास 1154। निर्माता केमास 1154 ईस्वी में। प्राचीन नाम अहिछत्रपुर व नागाणा दुर्ग। प्राचीन नाम अहिछत्रपुर वे नागाणा दुर्ग। प्राचीन नाम अहिछत्रपुर वे नागाणा दुर्ग। आगे, दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा बना है।
दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा बना है जिसमें कुल 28 बुर्ज हैं। दुर्ग के चारों ओर विशाल परकोटा बना है जिसमें कुल 28 बुर्ज हैं। जिसमें कुल 28 बुर्ज हैं। आगे इस दुर्ग में बाहर से दागे गए गोले बारूद, इस दुर्ग में बाहर से दागे गए गोले बारूद इस दुर्ग में बाहर से दागे गए गोले बारूद महलों को क्षति नहीं पहुंचा पाते। महलों को क्षति नहीं पहुंचा पाते। देखो एक और चीज होती है, बहुत बार ना जैसे ऑनलाइन वाले बच्चे भी कमेंट कर देते हैं, जैसे आर्ट एंड कल्चर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आपके 120 घंटे चलेगी। आपके रजिस्टर में आप कितना ही बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे भी लिखोगे तो 200 पेज भरेंगे, बाकी आराम से जैसे नॉर्मली लिखते हैं तो 300 पेज भर जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 300 पेज याद करने के बाद कोई सवाल क्वेश्चन बाहर जाता है। लगभग 90% 95% सवाल उसी में से आ जाता है। 300 पेज भराने के बाद भी अगर क्वेश्चन बाहर आ जाए तो फिर पढ़ाने का मतलब भी नहीं होता है, फिर पढ़ाना बंद कर देना चाहिए, पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। एक स्मार्ट स्टडी भी कोई चीज होती है। हालांकि जब मैं पहले जयपुर पढ़ाता था तब वहां पर हम इतनी नहीं भरवा पाते थे कॉपी। उसके पीछे कारण था कि उधर के बच्चों का थोड़ा अलग थिंकिंग होती थी कि हमें कम शॉर्ट स्मार्ट स्टडी चाहिए। पर जब जोधपुर आए तब यहां आने के बाद ऐसा लगा था कि इधर ज्यादा कॉपी भरवानी है। जो जितना बड़ा कोपा भरा सकता है वो उतना ही बेस्ट टीचर है। इधर कोपा भराने का ट्रेंड था तो वो थोड़ी सी क्या वो कॉपी भराने का थोड़ा बड़ा ट्रेंड चला। अभी जैसे आपके लगभग नॉर्मली लिखोगे ना तो तुम 300 पेज भरेंगे। मुझे लगता है अगर आप में से जो विद्यार्थी पहले दिन से अभी तक आ रहा है और उसने दुर्ग के सारे नोट्स बनाए हैं तो उनके कम से कम 40 पेज भर गए होंगे, आराम से 40 पेज भर गए होंगे। अब 40 पेज भर गए तो आपके 350 पेज उस हिसाब से एवरेज मान के चलो जाएंगे कल्चर में। इतने टॉपिक है तो इससे बाहर सवाल नहीं आता है। फिर भी किसी को लगता है यार फिर भी कोई चीज शॉर्ट है तो फिर उनका कुछ नहीं हो सकता है। फिर तो एक काम कर, सारे सब्जेक्ट की किताबें पढ़ करके महारथी बनो, महान ज्ञानी बनो, हर सब्जेक्ट में पारंगत हो। मुझे नहीं लगता है कोई विद्यार्थी सभी सब्जेक्ट के अंदर इतना पारंगत हो सकता है। और जो एक सब्जेक्ट को लेकर के बैठा रहता है, एक या दो सब्जेक्ट राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, बाकी के सब्जेक्ट अगर उसके कमजोर रह गए तो फिर मामला गड़बड़ है। तो जितना मैं मेरे हिसाब से लिखा रहा हूं मेरे हिसाब से सफिशिएंट है। फिर भी किसी को लगे तो फिर उनको थोड़ी बहुत इधर उधर से किताबें पढ़ने की जरूरत है। बाकी मेरे हिसाब से 350 पेज कल्चर में कम नहीं होता है, उनको पढ़ लो तो आपके मामला रेडी है। 200 पेज का रजिस्टर तो एक रजिस्टर में काम नहीं होता है। अगर आपके 3rd ग्रेड का सभी विद्यार्थियों को एक एक रजिस्टर तो और बढ़ाना ही पड़ेगा, इसमें इतना तो भरेगा तुम्हारे कल्चर का। तो कल्चर नंबर भी तो है, मैंने कल बताया था 25 नंबर का वेटेज है, फिर भरना भी तो पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो याद भी तो रखना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहे सर थोड़ा और शॉर्ट कर रहा लिखवा रहे हो, थोड़ा और लॉन्ग लिखवाओ। तो मैं कह रहा हूं यार अब बाबू इससे लॉन्ग नहीं हो सकता है, फिर ये लिखवाई जो चीजें याद नहीं रहेगी। परकोटा नहीं शॉर्ट नहीं होएंगे। 3rd ग्रेड सिलेक्शन भी करवाना है, कंपटीशन है इस बार थोड़ा लेवल का। अगर मान लीजिए 10 सवाल आए उसमें से 5 ही कॉपी में से आए तो फिर मतलब नहीं है। शॉर्ट तो करवा सकता हूं मैं और शॉर्ट करवा सकते हैं। फिर थोड़ा सा क्या 3rd ग्रेड में रिस्क नहीं ले सकते, 2nd ग्रेड में तो ले सकते हैं। आरपीसी पेपर बनाती है, आरपीसी के पेपर में फिक्स है कि सवाल कहां से बनते हैं। अधीनस्थ बोर्ड वाले ना कहीं से भी उठा के टेप देते हैं। तो थोड़ा अपना तो कल्चर को तो मजबूत कर ही सकते हैं, ये तो हमारा अपना। आधी चीजें तो तुम्हें वैसे भी याद है सबको, आधी चीजें तो और याद रखनी है। क्या लिखा था लास्ट अपने, ये मेलो वाले लिख लिया। फिर लिखो अकबर ने 1570 ईस्वी में, अकबर ने 1570 ईस्वी में, अकबर ने 1570 ईस्वी में नागौर दरबार का आयोजन, नागौर दरबार का आयोजन यहां करवाया।
नागौर दरबार का आयोजन यहां करवाया। नागौर दरबार का आयोजन यहां करवाया। फिर लिखो, दरबार सफल होने पर अकबर ने यहां शुक्र तालाब बनाया। दरबार सफल होने पर यहां शुक्र तालाब बनवाया। जब दरबार सफल हो गए तो अकबर ने यहां शुक्र तालाब बनवा दिया। आगे, दुर्ग में बादल महल, दुर्ग में बादल महल बना है। दुर्ग में बादल महल बना है। फिर लिख लो, दुर्ग के बाहर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी है। दुर्ग के बाहर अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी है। दुर्ग के बाहर 16 खंभों की छतरी, अमर सिंह राठौड़ की 16 खंभों की छतरी बनी है। आगे, 2007 में इस दुर्ग को साफ सफाई के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस है ना, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। सफाई के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया गया। कुचामन का किला कहां पर बना हुआ है? कुचामन का किला कुचामन के अंदर ही बना हुआ है। नागौर में कब गया कुचामन? अब तो कुचामन जिला बन गया ना, कुचामन डीडवाना। कुचामन का किला, कुचामन। लिखो एक बात, कुचामन का किला, कुचामन। निर्माता ठाकुर जालिम सिंह, ठाकुर जालिम सिंह। उपनाम जागिरी किलों का सिरमौर, जागिरी किलों का सिरमौर। मतलब जागिरी किलों में यह सबसे बड़ा किला है। जागिरी किलों का मतलब जागीरदारों के पास, जो जागीरदार होते थे ना, उनमें सबसे बड़ा किला है, इसलिए से कहते हैं जागिरी किलों का सिरमौर। इसके बारे में एक कहावत है, एक बार एग्जाम में पूछी हुई है, रानी जाई के पास होई, रानी जाई के पास होई, ठकुरानी के पास नहीं, ठकुरानी के पास नहीं। मतलब इस किले की विशालता के कारण कहते हैं कि इतना विशाल किला किसी रानी के पास तो हो सकता है, लेकिन किसी ठकुरानी के पास नहीं हो सकता है। यानी कि यह किला बहुत बड़ा किला बना हुआ है, जागिरी किलों में सबसे बड़ा किला है। इसलिए इस किले के लिए कहावत बनी है कि इतना विशाल किला किसी राजा की रानी के पास तो हो सकता है, लेकिन किसी ठाकुर की ठकुरानी के पास नहीं। बाकी इसे जागिरी किलों का सिरमौर कहते हैं। कुचामन का किला अपने कुचामन डीडवाना में बना हुआ है। इसका निर्माण ठाकुर जालिम सिंह ने करवाया। इसका उपनाम है जागिरी किलों का सिरमौर, और इसके लिए कहावत है, रानी जाई के पास होई लेकिन ठकुरानी के पास नहीं। अगला दुर्ग हेडिंग डालो, अचलगढ़। अचलगढ़ लिख लो ना, नहीं लिखा अभी तक? लिखो, कुचामन का किला कुचामन, निर्माता ठाकुर जालिम सिंह, जागिरी किलों का सिरमौर, और रानी जाई के पास होई लेकिन ठकुरानी के पास नहीं।
इसके बाद अपन बात करते हैं अचलगढ़ दुर्ग की। अचलगढ़ का किला अपने कहां पर बना हुआ है? सिरोही के अंदर बना हुआ है। अचलगढ़ दुर्ग की बात करें तो अचलगढ़ का किला बना हुआ है अपने सिरोही के अंदर। इसका निर्माण किसने करवाया? तो हालांकि इसका प्रारंभिक निर्माण तो कोई परमार शासकों ने करवाया था। पहले का जो प्रारंभिक निर्माण था वो परमार शासकों द्वारा करवा दिया गया था। वर्तमान वाला जो निर्माण है वो राणा कुंभा ने करवाया था। राणा कुंभा ने अचलगढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था 1452 ईस्वी में। कारण यह था कि गुजरात की ओर से जो आक्रमण होते थे, गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमण से सुरक्षा करने के लिए राणा कुंभा ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो राणा कुंभा ने अपने किले का निर्माण करवाया। किले का नाम क्या है? अचलगढ़ दुर्ग। निर्माण का उद्देश्य क्या था? गुजरात की ओर से हो रहे आक्रमण को रोकना। इसके अलावा और क्या कारण था? तो वहां पर भील जाति के लोगों द्वारा उपद्रव किया जा रहा था, उनके उपद्रव को भी दबाना। दो उद्देश्य थे राणा कुंभा के। एक तीर से दो उद्देश्यों का कार्य कर दिया। भील जाति के हो रहे वहां के उपद्रव का दमन कर दिया, गुजरात की ओर से होने वाले आक्रमण से उनकी सुरक्षा के लिए एक किला और बना दिया था। जब गुजरात के एक महमूद बेगड़ा नाम के मुस्लिम शासक थे, उन्होंने इस किले पर अटैक किया था, तब यहां पर मधुमक्खियां भी अपने गांव में दो प्रकार की होती हैं। एक होती छोटी मधुमक्खी जिनको अपन कहते हैं मधुमक्खी, एक बड़ी होती है जिसको गांव में भंवर मधुमक्खी बोलते हैं, भंवर माड़ भी बोलते हैं अलग अलग जगह। भंवर बोलते हैं ना, भंवर बड़ी सी काले काले रंग की। नाम सुना है क्या आप लोगों ने? सुना है क्या? हाँ, उनको है ना, वो बिल्कुल काले रंग की होती, थोड़ी बड़ी होती। वो डंक मारती तो आदमी का बहुत 5-10 टूट पड़ती है तो आदमी का अकाउंट ही डिलीट हो जाता है पूरा, एकदम फुला करके। ऐसे जिम नहीं जाने से भी ज्यादा बॉडी बना देती है वो। और उनमें गांव में एक और परंपरा होती है, जो छोटी मधुमक्खी होती है उनकी तरफ तो अंगुली करके भी बताया जा सकता है, बड़ी मधुमक्खियों की तरफ यूं अंगुली नहीं करते हैं। अंगुली करते दोस्त कहता अंगुली नीचे, यूं बता, यूं अंगुली नहीं दिखानी होती उसको। अंगुली दिखाते उनका दिमाग खराब हो जाता है, कहते हैं वो हमला कर देती है। तो यहां पर बड़ी बड़ी मधुमक्खियां थी जिन्हें भंवर माता कहते हैं। उन्होंने औरंगजेब की सेना पर हमला कर दिया था, सॉरी महमूद बेगड़ा की सेना पर। जैसे ही महमूद बेगड़ा की सेना पर, अब सेना तलवारें लिए हुए, लड़े तो किससे लड़े? क्या मधुमक्खियों से, तलवारों से लड़ा जा सकता है क्या? बेचारी धुआं हुआ किया, जैसे तैसे भी वहां से हाथ में चपलियां ले लेकर भागना शुरू हुए। और गुजरात तक वो जो सैनिक भागे तब तक उनका पीछा नहीं छोड़ा। तब से इस किले का नाम जो है अचलगढ़ का नाम, इसका नाम बदल करके भंवरातल कर दिया गया। इस दुर्ग को भंवरातल दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि महमूद बेगड़ा की सेना पर इस प्रकार मधुमक्खियों ने हमला करके दुर्ग की रक्षा करी थी। बाकी और बात करें इस किले की, तो इस किले के अंदर एक अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। उन्हीं के नाम से इसका नाम अचलगढ़ पड़ा है। और अचलेश्वर महादेव एकमात्र शिव मंदिर हैं जिनके शिवलिंग की पूजा न होकर के पैर के अंगूठे की पूजा होती है। कौन से एकमात्र शिवलिंग है जिनमें शिव जी की प्रतिमा है, जिनके पैर के अंगूठे की पूजा होती है? अचलेश्वर महादेव। बाकी एक यहां पर मंदाकिनी कुंड बना हुआ है, एक यहां पर सावन भादो नाम की मूर्तियां हैं। और ये सावन भादो नाम की मूर्तियां है किसकी मूर्तियां? तो कुंभा व उदा की मूर्तियां हैं। कुंभा जिनकी हत्या उनके पुत्र उदा ने करी थी, उन दोनों की मूर्तियों को सावन भादो नाम की मूर्तियां कहते हैं। और सावन भादो नाम की मूर्तियां इसी दुर्ग के अंदर है। इस दुर्ग के बाहर की तरफ सावन भादो नाम की झील भी बनी हुई है। अच्छा, सावन भादो नाम से भी अपने राजस्थान में 4-5 चीजें हैं। सावन भादो नाम की मूर्तियां अचलगढ़ में, सावन भादो नाम की झील सिरोही के अंदर बनी हुई है, सावन भादो नाम की परियोजना कोटा के अंदर है, सावन भादो नाम का बगीचा सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में है, सावन भादो नाम की कड़ाएं अपने देशनोक में करणी माता के मंदिर में रखी हुई है, सावन भादो नाम का जो मेला है वो सरिस्का अलवर में लगता है, और सावन भादो नाम के जो महल है वो अपने डीग के अंदर है। सावन भादो नाम की परियोजना कोटा में। तो सावन भादो नाम से ये 5-6 चीजें एक साथ आती है, मैं एक साथ ही आपको नोट करवा दूंगा इनमें। बाकी इस किले के अंदर एक ओखा रानी का महल बना हुआ है। ओखा रानी कौन है? तो राणा कुंभा की रानी थी। मैंने आपको जब कुंभलगढ़ पढ़ाया था तब एक बात बताई थी, कुंभा अपनी हर रानी का महल अलग अलग किले में बना के रखता था, ताकि न लड़ाई का पंपाड़ न और कोई दिक्कत। और कुंभा जिस महल में, जिस किले में घूमने के लिए जाए वहां पर उसको गर्मा गर्म खाना और इस्त्री किए हुए कपड़े मिल सकते थे। बहुत टैलेंटेड था कुंभा, इसलिए वो सभी रानियों को एक साथ नहीं रखता था, सबको अलग अलग जगह। तो उनकी एक रानी थी जिसका नाम था ओखा रानी। उस ओखा रानी का महल कहां पर बना रखा था? अपने अचलगढ़ के अंदर। छोटा सा है अचलगढ़। सर बादल महल को कैसे याद रखेंगे? चिंता नहीं करनी है, बादल महल याद रह जाएंगे। और एग्जाम में कभी ऐसे सवाल नहीं आते हैं कि बादल महल कौन से किले में बने हुए हैं।
एग्जाम में अधिकांश सवाल आते हैं, जैसे इजी सा सवाल आएगा, नाम देखो, मैं आपको बताऊं तो आप खुद बता दोगे। बादल महल, सुपारी महल और अपने जोगी महल किस दुर्ग में बने हुए हैं? रणथंबोर में। अब बादल महल हर जगह है, लेकिन सवाल कभी ऐसे एक सवाल से नहीं आता है। या बादल महल में आएगा तो राजस्थान में सबसे ऊपर स्थित, ऊंचाई पर स्थित बादल महल कहां पर है? कुंभलगढ़ के अंदर। आराम से कर सकते हो, क्या दिक्कत है? तो बादल महल में सवाल कैसे आएंगे? ऐसे आएंगे, और ऐसे ऐसे तुम कर लोगे। लिखो अचलगढ़, हेडिंग डालेगा अचलगढ़। अचलगढ़ कहां पर बना हुआ है? अचलगढ़ अपने सिरोही के अंदर बना हुआ है। अचलगढ़ सिरोही। लिखो अचलगढ़ सिरोही। निर्माता राणा कुंभा, निर्माता राणा कुंभा। कब करवाया इसका निर्माण? 1452 ईस्वी में। इसका उपनाम भंवराथल, भंवराथल। प्रारंभिक निर्माण, प्रारंभिक निर्माण परमार शासकों ने करवाया। परमार शासकों द्वारा करवाया गया था ना। यहां पर जो प्रारंभिक निर्माण है वो परमार शासकों ने करवाया था। उपनाम भंवरातल, बाकी प्रारंभिक निर्माण परमार शासकों ने करवाया था। कब इसका निर्माण किया? तो 1452 ईस्वी में। निर्माता कौन है? तो राणा कुंभा। कहां पर बना हुआ है? ये अपने सिरोही के अंदर बना हुआ है। आगे लिखिएगा। दुर्ग, दुर्ग का निर्माण गुजरात से होने वाले आक्रमण व भील जाति के विद्रोह से सुरक्षा के लिए करवाया। इसका निर्माण जो है गुजरात से होने वाले आक्रमण व भील जाति के विद्रोह से सुरक्षा के लिए करवाया गया था। इस किले का निर्माण महमूद बेगड़ा की सेना पर मधुमक्खियों ने हमला किया। दर्शनीय स्थल, जब इस किले के अंदर जाओगे तो आपको दर्शनीय स्थल में एक तो अचलेश्वर महादेव, दर्शनीय स्थलों में मिलेंगे अचलेश्वर महादेव। और अचलेश्वर महादेव में आपको क्या बात याद रखनी है? तो पैर के अंगूठे की पूजा होती। दर्शनीय स्थलों में अचलेश्वर महादेव है, पैर के अंगूठे की पूजा होती है। बस इतनी सी बात याद रखनी है, पैर के अंगूठे की पूजा होती है। पैर के अंगूठे की पूजा होती है। अचलेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है यहां पर, जिसमें पैर के अंगूठे की पूजा होती है। और क्या बात याद रखोगे? और लिखो यहां पर मंदाकिनी कुंड, मंदाकिनी कुंड। और याद रख लेना सावन भादो मूर्तियां। और ये सावन भादो नाम की मूर्तियां किसकी है? कुंभा व उदा की। लिख देना पोस्टर में, कुंभा व उदा की मूर्तियां, कुंभा व उदा की मूर्ति। सावन भादो नाम की मूर्ति जो है ये कुंभा व उदा की मूर्तियां हैं।
आगे अचलेश्वर महादेव, मंदाकिनी कुंड, सावन भादो नाम की मूर्तियां। और लिखिएगा दुर्सा आडा, दुर्सा आडा की पीतल की मूर्तियां, दुर्सा आडा की पीतल की मूर्तियां। जो दुर्सा आडा हैं उन्होंने जो पीतल की मूर्तियां बनाई थी, उनकी जो पीतल की मूर्तियां बनी हुई है वो भी अपने इसी किले के अंदर है। दुर्सा आडा की पीतल की मूर्तियां। हो गया? फिर लिखो, एक यहां पर ओखा रानी का महल भी तो है, ओखा रानी का महल और लिख लो। ओखा रानी का महल, ओखा रानी का महल। ओखा रानी का महल यहीं पर बना हुआ है अपने, ओखा रानी का महल। राणा कुंभा की रानी थी। तो अचलेश्वर महादेव जिनके पैर के अंगूठे की पूजा होती है, एक मंदाकिनी कुंड, एक सावन भादो मूर्तियां, एक दुर्सा आडा की पीतल की मूर्तियां और एक ओखा रानी का महल बना हुआ है यहां पर। अब देखो अपने सावन भादो नाम से क्या क्या चीजें हैं, एक साथ ही नोट कर लो तुम। सावन भादो, सावन भादो, अब ये महीनों के नाम है सावन भादो, ऐसा नहीं कि सर सावन भादो क्या है, महीनों के नाम है ये। सावन भादो कड़ाई, बताओ देखे कहां पर है? सावन भादो नाम की कड़ाई, सावन भादो नाम का बगीचा कहां पर है? सावन भादो नाम का मेला, सावन भादो नाम का महल, सावन भादो नाम की झील, सावन भादो नाम की परियोजना और सावन भादो नाम की मूर्तियां। ये लो जी, यही अपने सावन भादो के नाम से हैं। कड़ाई पूछे तो कड़ाई कहां पर बनी हुई है? देशनोक। और देशनोक जगह कहां पर है? बीकानेर। देशनोक बीकानेर में करणी माता के वहां पर सावन भादो नाम की कड़ाई रखी हुई है। सावन भादो नाम का बगीचा, सहेलियों की बाड़ी, सहेलियों की बाड़ी कहे क्या आप लोग यहां पर? सहेलियों की बाड़ी उदयपुर में क्या देखने के लिए गए थे? सहेलियां मिली क्या? नहीं मिली। सहेलियों की बाड़ी उदयपुर। मेला, मेला अपने कहां पर है? अलवर। महल अपने कहां पर है? डीग। डीग कहां पर है? डीग, डीग जिला बन गया है। हाँ, आगे झील सिरोई, झील सिरोई। परियोजना कोटा, मूर्तियां अचलगढ़। बाबू दुर्ग में और किले में कोई फर्क नहीं है। दुर्ग दुर्ग है, किला किला है। किला ज्यादातर होता है वो ठाकुरों द्वारा, सामंतों द्वारा बनाया जाता था। जो ठाकुर द्वारा, सामंत द्वारा जो सुरक्षा के लिए बनाते थे उन्हें किले बोलते। दुर्ग या गढ़ अपने राजा महाराजाओं द्वारा बनाए हुए थे। कुंभ श्याम मंदिर और कुंभा स्वामी मंदिर दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। कुंभ श्याम मंदिर बोल दे या कुंभा स्वामी मंदिर बोल दे, तो कुंभा स्वामी मंदिर और कुंभा स्वामी मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, कुंभलगढ़ में भी है, उसी को अपने कुंभ श्याम मंदिर भी बोलते हैं। तो सावन भादो दोनों ऑप्शन में नहीं आते हैं। ऐसे कैसे आते हैं कि दोनों ऑप्शन में? किसमें? कुंभ श्याम मंदिर में दोनों ही थे हैं? फिर तो प्रश्न डिलीट हुआ होगा, क्योंकि मंदिर दोनों जगह बने हुए हैं। नहीं, बाद में उस पर याचिका लगी होगी, प्रश्न डिलीट हुआ होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सावन भादो नाम की कड़ाई कहां पर? अपने देशनोक। बगीचा कहां पर बना हुआ है? सहेलियों की बाड़ी। मेला कहां पर है? अलवर। महल कहां पर है? डीग। झील कहां पर है? सिरोई। परियोजना कोटा और मूर्तियां
अचलगढ़ के अंदर बनी हुई है। थोड़ा सा इनका नाम याद रख लेना। अब आ जाओ तो मांडलगढ़। मांडलगढ़ का किला, और ये मांडलगढ़ का किला कहां पर बना हुआ है? भीलवाड़ा। यहां पर एक भिलाड़ी नाम के टकसाल चलते थे, सिक्के चलते थे, और उन सिक्कों के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अपने भीलवाड़ा नाम पड़ा। ऐसा नहीं कि यहां पर भील आबादी ज्यादा है, भील आबादी बिल्कुल नगण्य है यहां पर। दक्षिण राजस्थान में सबसे डेवलप जिला है ये, और इसके अंदर जो है अपने किला बना हुआ है मांडलगढ़ का किला। मांडलगढ़ का किला भीलवाड़ा के अंदर किस नदी के तट पर बना हुआ है? तो बनास बेड़च व मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर। बनास, बेड़च व मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर। लिख लो एक बार मेरे साथ साथ, बनास, बेड़च व मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर। ये जो मांडलगढ़ का किला बना हुआ है, ये बना हुआ है बनास, बेड़च व मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर। निर्माता चन्ना गुज्जर, इसके निर्माता चन्ना गुज्जर। आधुनिक निर्माता राणा कुंभा। मांड्या भील के नाम पर इसका नामकरण किया गया। इसका नामकरण किया, मांड्या भील के नाम पर इसका नामकरण किया था मांडलगढ़ का। बाकी यहां पर जलाशय बने हुए हैं 2। जलाशय कौन कौन से हैं? तो एक का नाम है सागर और एक का नाम है सागरी। सागर व सागरी नाम के 2 जलाशय बने हुए यहां पर, 2 जलाशय बने हुए। एक का नाम है सागर और एक का नाम है सागरी। बाकी यहां पर राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी है। राणा सांगा की 8 खंभों की छतरी बनी है। हल्दी घाटी युद्ध के दौरान अकबर ने इसे केंद्र बनाया। हल्दी घाटी युद्ध का केंद्र जो है अकबर ने इसी को बनाया था। युद्ध की योजना तो मेगजीन दुर्ग में बनाई थी, लेकिन अकबर ने युद्ध का केंद्र जो बनाया था वो मांडलगढ़ को बनाया था। बाकी ये किला एक पहाड़ी पर बना हुआ है और पहाड़ी का नाम है बीजासण। बीजासण माता का मंदिर तो अपने बूंदी के अंदर है, आडावाला पर्वत पर, लेकिन बीजासण नाम की पहाड़ी पर अपने मांडलगढ़ का किला बना हुआ है। मांडलगढ़ दुर्ग भीलवाड़ा के अंदर है। कौन सी पहाड़ी पर बना है? तो बीजासन नामक पहाड़ी पर। बनास, बेड़च व मेनाल नदी के त्रिवेणी संगम पर यह किला बना हुआ है। इसका प्रारंभिक निर्माण चन्ना गुज्जर ने करवाया। इसका आधुनिक निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। एक मांड्या भील थे, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया था मांडलगढ़। इसमें 2 जलाशय बने हुए, एक का नाम है सागर और एक का नाम है सागरी। राणा सांगा ने जो है, राणा सांगा की जब मृत्यु हुई थी कालपी में, तो राणा सांगा की अंतिम इच्छा अनुसार उसे मेवाड़ की धरा पर लाकर उसका अंतिम संस्कार करना था। कालपी एमपी के अंदर है, वहां से जब उनको लेकर के आए थे तो ये मेवाड़ की सीमा पर पहला किला है। तो जैसे यहां पर पहुंचे और यहीं राणा सांगा का अंतिम संस्कार कर दिया गया था और यहीं पर इनके 8 खंभों की छतरी बना दी गई। आज भी अपने अगर किसी व्यक्ति की कहीं एक्सीडेंट में भी डेथ हो जाती है तो उसको अपने पैतृक गांव में लाकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। कोई हमारा जवान भी शहीद हो जाता है तो उसके पैतृक गांव में लाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। वैसे राणा सांगा की मृत्यु कालपी एमपी के अंदर हुई थी, लेकिन उनकी अंतिम संस्कार अपने मेवाड़ की धरा पर लाकर किया और मेवाड़ का पहला किला ये आया,
यहीं पर इसका अंतिम संस्कार करके यहीं 8 खंभों की छतरी बना दी। और जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था तो अकबर की सेना ने इस दुर्ग को अपना केंद्र बनाया था और केंद्र बना करके युद्ध किया था। तो थोड़ी सी बातें अपने मांडलगढ़ में, ज्यादा कोई दिक्कत वाली ऐसी कठिन बातें है नहीं, इजी इजी बातें हैं मांडलगढ़ में। अगला दुर्ग हेडिंग डालो, शेरगढ़। शेरगढ़ 12। शेरगढ़ का किला कहां पर बना हुआ है अपने? 12। हेडिंग डालो शेरगढ़। मांडल में बनी हुई, मांडलगढ़ में नहीं है। मांडलगढ़ और मांडल दोनों अलग अलग हैं। मांडलगढ़ जो है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से बहुत दूर है, और मांडल जो सिटी है वो मांडल सिटी बिल्कुल भीलवाड़ा शहर के अंदर है। उसमें जो राजस्थान का सबसे बड़ा तालाब है, उस तालाब की पाल के ऊपर जो है जगन्नाथ कछुआ की छतरी बनी हुई 32 खंभों की सफेद संगमरमर की। तो हाँ, मेजा बांधन वो एक ही बात है, मांडल मेजा बांधन नहीं है सर, बहुत दूर है। अब हम भीलवाड़ा के नहीं है ना, हम होते तो हमें भी पता होता, पर कहते हैं कि वहीं पर बनी हुई, पर मांडलगढ़ में नहीं है। मांडलगढ़ अलग हो गया है, मांडलगढ़ बहुत दूर हो गया है, और मांडल बिल्कुल सिटी के नजदीक है। मांडल में बनी हुई कुल मिलाकर, है ना? अब तो ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। मेजा लिखवाऊं? बहन फिर बाद में ना, ये जो तालाब, ये जो किला बना हुआ ना, ये भी त्रिवेणी संगम पर नहीं बना हुआ है। त्रिवेणी संगम में तो बिगोद है, और वहां से 12 किलोमीटर दूर ये किला बना हुआ है। लेकिन फिर किताब वाले अगर ऐसे बाल की खाल खींचने लग गए ना, तो फिर जीके नहीं जिकाकड़ा हो जाएगा इसका। हाँ, इसलिए इतना लोड नहीं लिया करते, समझा करो। लो आ जाओ, शेरगढ़ में आ जाओ। वो तो तुम्हें पता है, इसलिए तुम इतना कह रहे हो अच्छा मेजा बांध के उसके दोनों के बीच में बना हुआ है। सबको थोड़ी पता होता है क्या? देखो शाबाश, किताब वाला ऐसा लिखता है कि सबको याद रह जाए। शेरगढ़ का किला 12 लिखो इसमें। निर्माण नागवंशीय शासक, निर्माण नागवंशीय शासक बिंदु नाग वे सर्वनाग ने करवाया। सर्वनाग ने करवाया। इसका जो निर्माण है वो बिंदु नाग वे सर्वनाग नाम के जो व्यक्ति थे, इन्होंने इसका निर्माण करवाया था शेरगढ़ का। शेरगढ़ का किला अपने 12 के अंदर बना हुआ है, जिसका निर्माण नागवंशी शासक बिंदु नाग वे सर्वनाग ने करवाया। फिर लिखो जीर्णोद्वार। जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने करवाया। जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने करवाया। इसका जीर्णोद्वार याद रखना, शेरशाह सूरी ने करवाया। मूल नाम, इसका मूल नाम क्या है? कोशवर्धन दुर्ग। कोशवर्धन दुर्ग मूल नाम पूछ ले, अपने मूल नाम याद रखना। इसका मूल नाम क्या है? कोशवर्धन दुर्ग। बाकी शेरशाह सूरी ने इसको जीर्णोद्वार करके कोशवर्धन से इसका नाम बदल के क्या कर दिया? शेरगढ़। शेरगढ़ का किला 12 में बना हुआ है, जिसका निर्माण नागवंशी शासक बिंदु नाग वे सर्वनाग ने करवाया, जबकि इसका जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने किया। मूल नाम इसका क्या हुआ करता है? कोशवर्धन नाम हुआ करता है। नदी, किस नदी के तट पर है ये? परवन। परवन के किनारे, परवन के किनारे हैं। हालांकि ये भी जल से गिरा हुआ है, इसलिए श्रेणी कौन सी हो जाएगी? जल दुर्ग। ये अपने कौन सी श्रेणी में आ जाएगा? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है शेरगढ़। ठीक है, और तो क्या इस शेरगढ़ में तो और कुछ है नहीं। एक और शेरगढ़ है, वो भी लिख लो, शेरगढ़ धौलपुर। एक शेरगढ़ अपने राजस्थान में और बना हुआ है, धौलपुर। लिख लो, इसमें भी ज्यादा बातें तो नहीं है। चंबल नदी के तट पर, चंबल के किनारे। ये अपने किसके किनारे बना हुआ है? चंबल के किनारे। इसके निर्माता कौन है?
मालदेव, ये मालवा के कोई शासक थे मालदेव, इन्होंने इसका निर्माण किया था। और इसका भी जीर्णोद्वार किसने कर दिया? शेरशाह सूरी ने, शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्वार कर दिया। इसका उपनाम क्या है? दक्षिण का द्वार। इस जीर्णोद्वार मतलब पुनर्निर्माण, दक्षिण का द्वार, दक्षिण का द्वार कहते हैं अपने इसको। अभी मैं बताऊंगा दक्षिण का द्वार क्यों कहते हैं। और एक यहां पर तोप रखी हुई है जो एग्जाम में आती रहती है, हुहुकार तोप, हुहुकार तोप रखी हुई यहां पर। शेरगढ़ का किला धौलपुर में बना हुआ है, चंबल नदी के तट पर है। इसका निर्माण मालदेव ने करवाया था, जबकि जीर्णोद्वार शेरशाह सूरी ने करवाया। उपनाम दक्षिण का द्वार, और एक तोप रखी हुई जिसका नाम है हुहुकार तोप। कितने किले हो चुके हैं आप लोगों के? हैं 29, ठीक है, 40 कर देते हैं पूरे। अब तो नाम ही लिखने ना, 10 लाइनें और है बस। क्वेश्चन एक क्वेश्चन आएगा। ऐसे फिर ऐसे पढ़ोगे ना क्वेश्चन कितने आएंगे, फिर तो तुम जीके पढ़ ही नहीं पाओगे। ऐसा थोड़ी होता है किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे। जो हो गया क्या? बहुत बढ़िया। अगला हेडिंग डालो अपने, बाला किला। बाला किला जानते हो कहां पर है ये? बाला किला कहां पर है? अलवर, शाबाश। हेडिंग डालो, बाला किला अलवर, बाला किला अलवर। इस बाला किले को क्या कहते हैं? कुंवारा किला। ये किला क्या है? कुंवारा है, कुंवारा किला। और इसे क्या कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला। आदमी जब तक कुंवारा रहता है तब 52, 53 चाहे जितनों का लाडला हो सकता है। शादी होने के बाद एक का ही लाडला होना पड़ता है। तो ये किला भी कुंवारा है, तब तक ये कितनों का लाडला है? 52 दुर्गों का लाडला है। बढ़िया हुआ इसका ब्याह, वरना ये भी एक का लाडला हो जाता। फिर बाला किला अपने अलवर, इसे कुंवारा किला कहते हैं। ये मत पूछना है बाबू कि कुंवारा क्यों कहते हैं, ब्याह नहीं हुआ होगा बापड़े का है। क्या क्या कह रहे हो? है वो तो नहीं बताऊंगा। है? तो कुंवारा किला 52 दुर्गों का लाडला। फिर देखो इसके निर्माता लिखो, निर्माता अलुग राय, निर्माता अलुग राय, निर्माता अलुग राय। सर आप नहीं बताना चाहते हो तो मत बताओ, पूछो ना, क्या पूछ रहे हो? तुम्हारा कमेंट तो है ही नहीं, तुम बस कुंवारा नहीं है, कुछ और पूछ रहे हैं। कुंवारा तो ब्याह नहीं होता है, उसको कुंवारा कहते हैं बस। और क्या कुंवारा क्या होता है? वही होता है ना, समझो ना। है निर्माता अलुग राय। फिर लिखो परकोटा, परकोटा अलावत खान ने बनाया, परकोटा अलावत खान ने बनाया। इसके चारों ओर जो परकोटा बना हुआ है वो अलावत खान ने बनाया। बाकी इसका निर्माण अलुग राय ने 1049 ईस्वी में करवाया था, बाला किले का निर्माण। बाकी यहां पर जलाशय बने हुए हैं। मेन तो इसके दोनों जलाशय इंपॉर्टेंट है, सलीम कुंड व सूरज कुंड, सलीम कुंड, और एक बना हुआ यहां पे सूरज कुंड, सलीम कुंड व सूरज कुंड। एक यहां पर सीताराम जी का मंदिर, सीताराम जी का मंदिर, नाम याद रखना अपने, सीताराम जी का मंदिर यहीं पर बना हुआ है। तो बाला किला अलवर में बना हुआ है, इसे अपन कुंवारा किला भी कहते हैं, और इसे जो है 52 दुर्गों का लाडला भी कहते हैं।
विजय स्तंभ अलग, हाँ वो अलग है ना, अलग नहीं है। विजय स्तंभ को ही अपन भीमलाट कहते हैं, वो राजस्थान का पहला विजय स्तंभ है। तो ये आपके बाला किला हो चुका है। बाला किले के बाद लिखो अगला किला काकनबाड़ी का किला। काकनबाड़ी सरिस्का अलवर। काकनबाड़ी का किला कहां पर है? सरिस्का अलवर। काकनबाड़ी के पठार पर बना हुआ ये किला, काकनबाड़ी का किला सरिस्का अलवर। दुर्ग दूर से दिखाई देता है, दुर्ग दूर से दिखाई देता है, दिखाई देता है, लेकिन दुर्ग से दूर तक निगरानी नहीं रखी जा सकती। जस्ट ये रणथंबोर के अपोजिट हैं। रणथंबोर दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन दुर्ग से दूर दूर तक निगरानी रखी जा सकती। ये उल्टा है। काकनबाड़ी के पठार पर बना हुआ है, किला दूर से दिखाई देता है, लेकिन जंगल के कारण शत्रु सेना बिल्कुल किले के नजदीक आ जाती तो भी ये किला दिखाई नहीं पड़ता था। एक और बात याद रखना, औरंगजेब ने दारा सिक्कोह को यहां नजरबंद किया। औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिक्को को यहां पर नजरबंद किया था काकनबाड़ी के किले में। इंपॉर्टेंट है, काकनबाड़ी का किला सरिस्का अलवर में बना हुआ है। दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता, लेकिन दुर्ग दूर से दिखाई देता है, लेकिन दुर्ग से दूर तक निगरानी नहीं रखी जा सकती। एक और लिख देना यहीं पर, भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ का किला कहां पर है? अलवर। भूतिया किला कहते हैं इसे, भूतिया किला कहते हैं। रत्नावती जो प्रेम कथा है वो इसी किले से संबंधित है, भानगढ़ से। शायद इसका अजमेर के अंदर हुआ था, या तो मैगजीन में हुआ था या इसका तारागढ़ में हुआ, एग्जैक्ट जानकारी नहीं है मुझे। भानगढ़ अपने अलवर के अंदर है, इसे अपने भूतिया किला कहते हैं। नाम याद रखना, और कुछ नहीं है, छोटा सा किला है। फिर लिखो अपने आगे, मंडरायल दुर्ग। मंडरायल दुर्ग करौली। नाम याद रखना कि मंडरायल दुर्ग कहां पर है? करौली। और याद रखो तो इतना याद रख लेना, ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मंडरायल दुर्ग करौली के अंदर है, जिसे ग्वालियर दुर्ग की कुंजी कहते हैं। मंडरायल के बाद एक और नाम याद रख लेना, ऊंटगिरी का किला। कहां पर है ऊंटगिरी का किला? करौली। नाम याद रखना। एक और नाम याद रखना, त्रिभुवनगढ़। त्रिभुवनगढ़ कहां पर है? ये भी करौली। एक और नाम याद रखना, खंडार दुर्ग। खंडार दुर्ग कहां पर है? खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर। और यहां पर एक तोप रखी हुई है, अष्ट धातु तोप रखी है। अष्ट धातु तोप रखी है। अष्ट धातु नाम की एक तोप रखी हुई अपने खंडार दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। और नाम याद रखना अपने, एक शाहबाद। शाहबाद अपने कहां पर है? 12। निर्माता मुकुटमणि। निर्माता मुकुटमणि। यहां राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद
जामा मस्जिद बनी है, दिल्ली की तर्ज पर बनी हुई, अपने राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद है जो शाहबाद 12 के अंदर बनी हुई है। मोमिनाबाद नाम मुज्जम ने दिया या बहादुर शाह ने दिया? मुज्जम ने ही दिया था। मुज्जम बहादुर शाह के नाम से उपाधि धारण करके शासक बना था। जब आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें और आपको विस्तार से बताया जाएगा गुरुजी द्वारा कि मुज्जम जो था, मुज्जम और आजम दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और मुज्जम उसमें जीत जाता है और जाजव के युद्ध में। उसके बाद मुज्जम बहादुर शाह के नाम से उपाधि धारण करता है और उपाधि धारण करके और फिर वो जो है वो सबसे पहले अपने आमेर के किले पर आक्रमण करता है और उसका नाम मोमिनाबाद करता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार ही सप्तांग है, बाकी शुक्र नीति में भी इनका उल्लेख है। हाँ, त्रिभुवनगढ़ को ही तिम्मनगढ़ कहते हैं ना। शाहबाद 12, निर्माता मुकुटमणि, राज्य की सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद बनी है शाहबाद में। फिर लिख लो एक और किला, सज्जनगढ़। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहां पर बना हुआ है? अपने उदयपुर। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? बांसदरी पहाड़ी पर बना है। बांसदरी नामक पहाड़ी पर बना है। बांसदरी नामक पहाड़ी पर बना है। यह बांसदरी नामक पहाड़ी पर बना हुआ है सज्जनगढ़ का किला। कहां पर बना हुआ है? तो उदयपुर के अंदर बना हुआ है। निर्माता कोई बापड़ा सज्जन ही आदमी होएगा, वही निर्माण कराएगा। निर्माता सज्जन सिंह। इसके निर्माता कौन है? सज्जन सिंह। उपनाम मानसून पैलेस, इसको बोल देते हैं अपने मानसून पैलेस, और बोलते हैं उदयपुर का मुकुट। उदयपुर का मुकुट या उदयपुर का ताज भी कह सकते हैं अपन इसको। और वर्तमान में पुलिस सेवा केंद्र संचालित, वर्तमान में यहां पुलिस सेवा केंद्र संचालित। एक नाम और लिख देना, बोरसवाड़ा दुर्ग, बोरसवाड़ा ब्यावर। उपनाम टोडगढ़, और यूरोपियन शैली में बना है। यूरोपियन शैली में बना है। इसी के साथ आपके दुर्ग समाप्त होते हैं। इसी के साथ आपके दुर्ग वाला चैप्टर समाप्त होता है। एक बार इसको अच्छे से पढ़ना। अब हेडिंग डालो इसके बाद, राजस्थान के प्रमुख मंदिर। अब हेडिंग डालेगा राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर। राजस्थान के प्रमुख मंदिर क्या होता है? मंदिर जिसमें मूर्तियां रखी हुई होती है। पूजा स्थल, पूजा स्थल को अपने क्या कहते हैं? मंदिर। अच्छा, मंदिर के सबसे पहले प्रमाण कहां से मिलते हैं? जयपुर से। जयपुर में कहां से मिलते हैं?
बेराट से। अच्छा, और देखो मंदिर का जो सबसे पहले उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, उस सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से अपने को सबसे पहले मंदिर के अवशेष प्राप्त होते हैं, मंदिर के साक्ष्य मिलते हैं। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में जो मंदिर के प्रमाण मिले हैं उसमें जानकारी मिलती है कि हमारे भारत के अंदर मंदिरों का निर्माण कार्य करवाया जाता था, लेकिन जो पहले मंदिर बने हुए थे वो कहीं ना कहीं किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से सारे के सारे मंदिर जमीन में धंस गए थे। उसके बाद भारत में जो मंदिर बनाना शुरू किए थे वो किए थे मौर्य शासकों ने। और भारत में सबसे ज्यादा जो मंदिर बनाए गए थे वो बनाए गए थे गुप्त काल में। और अपने राजस्थान में जो सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए थे वो सबसे ज्यादा मंदिर बनाए गए थे गुर्जर प्रतिहार काल में। तो देखो, एक तो क्या बात याद रखनी है आपको, नोट कुछ भी नहीं करना, देखिएगा मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख अपने को कहां से मिलता है, तो मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। इससे अपने को सबसे पहले मंदिरों की जानकारी प्राप्त होती है। सर्वाधिक मंदिर अगर पूछे कि सर्वाधिक मंदिर किनके काल में बनाए गए, गुप्त काल में। हमारे भारत में सबसे ज्यादा मंदिर गुप्त काल में बनाए गए। लेकिन अगर पूछे कि सर्वप्रथम मंदिर का निर्माण कार्य किसके काल में प्रारंभ किया गया था, मौर्य काल में। मौर्य शासकों ने ही हमारे भारत में मंदिर बनाने की परंपरा शुरू करी थी। राजस्थान में पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर कौन से काल में बनाए गए, तो राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर बनाए गए थे गुर्जर प्रतिहार काल में। इस काल में अपने राजस्थान के अंदर सबसे अधिक मंदिरों का निर्माण किया गया था। मंदिर जो बने हुए हैं भारत में मंदिर की 3 श्रेणियां हैं। भारत में मंदिर कैसी बनावट में बना हुआ है और मंदिर की बनावट के आधार पर मंदिर की कितनी श्रेणियां हैं, 3 श्रेणियां के मंदिर हुआ करते हैं। 3 श्रेणियां कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो होते हैं अपने नागर शैली, एक होती है अपने बेसर शैली, और एक होती है अपने द्रविड़ शैली। ऐसे करके अपने मंदिरों की कुल कितनी शैलियां हो गई भारत में, 3 शैलियों के अपने भारत में मंदिर बने हुए हैं। साथियों, मंदिर की सबसे पहले जानकारी कहां से मिलती है, भारत में सर्वाधिक मंदिर किस काल में बने, लेकिन भारत में सबसे पहले किन्होंने मंदिर बनाए, मौर्य काल में बनाए गए। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में। भारत में मंदिर निर्माण स्थापत्य कला के आधार पर कुल कितनी शैलियां हैं, 3 शैलियों के मंदिर बने हुए हैं। 3 शैलियां कौन कौन सी हैं ये देखिएगा। सपोज कीजिए ये भारत है, यहां पर अपने एक पर्वतमाला फैली हुई है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वतमाला। यहां पर अपने एक नदी बह करके जा रही है जिसका नाम है कृष्णा नदी, और ये अपने दक्षिण में कन्याकुमारी और गोदावरी वाला भाग। तो अगर अपन बात करें तो इसका नाम है अपने विंध्याचल पर्वतमाला। ये है अपने कृष्णा नदी, और ये अपने दक्षिण भारत वाला भाग। ये ऊपर ही ऊपर की बात करें तो इधर ये अपने क्या है, हिमालय पर्वतमाला। अगर अपन बात करें तो ये जो हिमालय वाला भाग है, मतलब हिमालय से लेकर के विंध्याचल पर्वतमाला तक जितने भी इस उत्तरी भारत के अंदर मंदिर बने हुए हैं वो सभी के सभी मंदिर अपने कौन सी शैली के मंदिर हो जाएंगे, यहां पर नागर शैली के मंदिर हो जाएंगे। यहां पर आपको जो मंदिर देखने को मिलेंगे उत्तरी भारत में वह मंदिर होंगे नागर शैली के मंदिर। अगर अपन बात करें कि कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, यहां पर हमारे जो भी मंदिर देखने को मिलते हैं दक्षिण राजस्थान में, यहां पर हमें कौन सी शैली के मंदिर देखने को मिलते हैं, द्रविड़ शैली के मंदिर। द्रविड़ शैली के मंदिर कहां से कहां तक है, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक जो भी मंदिर देखने को मिलते हैं वो द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। ये वाला जो भाग है, बीच वाला भाग, ये वाला भाग, ये कहां से, विंध्याचल से लेकर कृष्णा नदी तक, यहां पर हमें जो भी मंदिर देखने को मिलते हैं, यहां पर हमें किस शैली के मंदिर देखने को मिलेंगे, बेसर। बेसर का मतलब क्या होता है, तो बेसर का अर्थ होता है मिश्रित, यानी कि दोनों का जो है ना, द्रविड़ शैली का प्रभाव भी है और नागर शैली का प्रभाव भी है। बेसर शैली, बेसर का अर्थ होता है मिश्रित, दोनों ही शैलियों का प्रभाव पड़ता है। तो अगर अपन भारत में बात करें तो मंदिरों की कुल कितनी शैलियां हो गई हैं, 3। उत्तरी भारत में कैसे मंदिर, नागर शैली, मध्य भारत में
बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के। अगर अपने से पूछे कि सबसे अधिक मंदिर कौन से हैं, तो सबसे अधिक मंदिर हमारे भारत में कौन से हैं? बेसर शैली के। सर्वाधिक मंदिर भारत में सबसे अधिक मंदिरों की बात करें तो सर्वाधिक मंदिर जो हो जाएंगे वो अपने कौन सी शैली के मंदिर हो जाएंगे? बेसर शैली के मंदिर हैं। देखो, भारत में मंदिरों का सबसे पहले उल्लेख, भारत में मंदिर सर्वप्रथम किन्होंने बनाना शुरू किए? सर्वाधिक मंदिर किन्होंने बनाए? राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर। भारत में मंदिर की कुल कितनी श्रेणियां हैं? 3 श्रेणियां हैं, नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली। अपने मेन जो काम आएगी वो नागर शैली, बेसर शैली, द्रविड़ शैली के बारे में भी बताऊंगा, पर मेन जो मंदिर होंगे वो मेन मंदिर होंगे अपने कौन सी शैली के? नागर शैली के मंदिर होंगे। नागर शैली के जो मंदिर बने हुए होते हैं, इनमें से अभी एक ग्राम विकास अधिकारी के अंदर वीडियो के अंदर एक सवाल आया था, आप देखना, सवाल ऐसा इजी सा सवाल था, नागर शैली से ही था। ये अपने क्या बना हुआ है? एक चबूतरा। ये आपको चबूतरा दिख रहा है? इस चबूतरे के ऊपर यहां पर एक बनी हुई होती है क्या? जंगा। इस जंगा के ऊपर यहां पर बना हुआ होता है क्या? मंदिर नहीं रे, शिखर। मंदिर तो बनी है, पूरे मंदिर कहलाता है। ये क्या है? आपको क्या दिख रहा है? एक शिखर। शिखर के यहां पर चारों तरफ जो भाग होता है, एक उसको बोलते हैं आमलक। आमलक के ऊपर वापिस इस प्रकार होता है, उसे बोलते हैं ग्रीवा, और ग्रीवा के ऊपर बना हुआ होता है कलश, और यहां पर अपने लगी हुई होती हैं ध्वजा, और ये बीच में जो है, ये बीच में बना हुआ होता है, इसको कहते हैं गर्भगृह, और गर्भगृह के अंदर लगी हुई होती है मूर्ति। तो देखिएगा, ये जो आपको दिख रही है, ये आपको क्या दिख रही है? चबूतरा। इस चबूतरा के ऊपर वाला भाग अपने क्या कहलाता है? जंगा। ये आपको क्या दिख रहा है? बिल्कुल सीधा सपाट सा सिक्कर। सिक्कर के ऊपर ये आपको क्या दिख रही है? आमलक। आमलक के ऊपर ये क्या दिख रही है आपको? ग्रीवा। ग्रीवा के ऊपर ये आपको क्या दिख रहा है? कलश। और ये आपको क्या दिख रही है? ध्वजा, पताका। और ये आपको दिख रहा है बीच में गर्भगृह। गर्भगृह। और ये जो बीच में जो इसके अंदर मंदिर के अंदर परिक्रमा करते हैं, इसको कहते हैं परदक्षिणा पथ। परदक्षिणा पथ। परदक्षिणा पथ मतलब अंदर परिक्रमा करने का स्थान कहलाता है परदक्षिणा पथ। इसके आगे जो होते हैं इस प्रकार बने हुए होते हैं, इनको कहते हैं अपने मंडप। और ये जो आगे यहां पर लगा हुआ होता है एक प्रवेश द्वार, और जो प्रवेश द्वार होता है उस प्रवेश द्वार को बोलते हैं अपन तोरण द्वार। ध्यान रखना, दक्षिण भारत के जो मंदिर होते हैं द्रविड़ शैली के मंदिर, यहां पर प्रवेश द्वार को गोपुरम कहते हैं, और अपने जो नागर शैली के मंदिर होते हैं इसमें छोटा सा द्वार होता है, उस छोटे से द्वार को क्या कहते हैं? तोरण। और जो मंदिर के सामने का अग्रणीय भाग होता है इसको बोलते हैं कपोत। इसको कहते हैं कपोत। और ये बीच में जो आगे बने हुए होते हैं इनको कहते हैं मंडप। ये तुम्हें क्या दिख रहे हैं? मंडप। अलग अलग मंडप है, जैसे आगे आगे वाला होता है महामंडप, बीच में होता है मध्य मंडप, आगे जो सबसे आगे जो होता है छोटा उसे लघु मंडप कहते हैं। जो वीडियो के अंदर जो सवाल आया था वो सवाल यहां से था कि आमलक का संबंध है। आमलक का संबंध किससे होता है? उसमें ऑप्शन थे शायद मंदिरों से, महलों से और दुर्गों से, ऐसे करके ऑप्शन था। और अपने याद रखना कि नागर शैली के जो मंदिर होते हैं जिसमें ग्रीवा और शिखर को जोड़ने के लिए एक चारों तरफ इस प्रकार का नुकीला सा भाग बनाया जाता है, उसको अपने क्या कहते हैं? आमलक कहते हैं। इसकी मैं आपको तीनों की एक फोटो और दिखा देता हूं, देख लीजिएगा आप। कहां गया? मंदिर की शैलियां। भारत में मंदिर की 3 शैलियां हैं, नागर शैली, द्रविड़ शैली, और इसमें इमेज देख लेते हैं, इमेज में आ जाएगा अभी, तुम देखना। ये देखो बाबू, ये हमारे मंदिर की 3 शैलियां हैं। पीछे दिख रहा है क्या तुम्हें? थोड़ा थोड़ा सा नहीं दिख रहा है? अब देखो, देखें, अब दिखा तुम्हें?
अभी भी नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? ये मंदिर की 3 शैलियां है, जिसमें ये आगे आगे जो मंदिर दिख रहा है ये ऊपर ही ऊपर ये अपने नागर शैली के मंदिर है। नागर शैली के मंदिर में देखोगे तो ये तुम्हें चबूतरा दिख रहा है, ये सीधा सा सिक्कर, ये बीच वाला भाग ग्रीवा, ये ऊपर वाला जो नुकीला सा होता है उसको कहते हैं, ये जोड़ने का काम करता है, इसको कहते हैं आमलक, ऊपर कलश ध्वजा, ये आगे बने हुए मंडप, और ये पूरा का पूरा चबूतरा, इस प्रकार के मंदिर बने हुए होते हैं। ये जो मंदिर दिख रहे हैं आपको, ये मंदिर बीच वाला मंदिर, ये हमारे द्रविड़ शैली का मंदिर है, दक्षिण भारत के मंदिर। इनमें किसी भी प्रकार का आगे जो है मंडप नहीं होते हैं, इनमें सीधा सीधा सा सपाट भाग होता है, और ये आगे आगे जो एक बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है, और बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, गोपुरम कहते हैं। कहां चला ये जो है ना, ये आगे आगे एक बड़ा सा प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं। इसके अलावा हमारे जो मंदिर होते हैं इनमें आपको मंदिर परिसर के अंदर कहीं पर भी जलाशय देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन आप यहां पर देखोगे तो आपको यहां पर जलाशय देखने को मिलेंगे। साउथ की जितनी भी मूवीज होती है, तुम लड़ाई वड़ाई देखते हो, अधिकांश लड़ाई जो है वो मंदिरों के अंदर ही होती है। हीरो के जो मम्मी पापा और उनकी सिस्टर और उनकी लुगाई, इनका किडनैप करता है विलन, अधिकांश मूवी में यही होता है। लास्ट में हीरो को कूट दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, फिर वो आंधी आती है और फिर उनकी आंखें खुलती है, फिर वो यूं करता है और तूफान आ जाता है, फिर वो गाड़ी में बैठ करके दूर से रपटा हुआ आता है, फिर वो ऐसे घुमाता है गाड़ी, 15-20 चक्कर वहां काटती रहती है अकेली, वो उतर जाता तो भी, फिर ऐसे हाथ मारता है, टायर खुल के चारों फेंक जाते हैं, फिर गुंडे इधर से वो धारियां लेकर के वो उस लुंगी को ऐसे करते हुए भागते हुए आते हैं, फिर उनको 5-10 को तो हवा में कूटते हैं थोड़ी देर, फिर एक मुक्का मारते हैं, 2-4 किसी न किसी जलकुंड में जाके गिरते हैं। फिक्स देखना, ऐसी साउथ की कोई मूवी नहीं है जिसमें कोई एक विलन किसी तालाब के अंदर कुंड में ना गिरे और लड़ाई मंदिर में नहीं हुई। हर मूवी में मंदिर में लड़ाई होगी और कुंड में जाकर गिरेगा। तो इसका मतलब इन मंदिरों के अंदर एक जलाशय बना हुआ होता है, अपने कोई जलाशय नहीं होते हैं। इनका जो शिखर होता है वो भी थोड़ा पिरामिड नुमा होता है। तुम्हें क्या बाबू पूरा नहीं दिख रहा है, बाकी तुम थोड़ा सा और देखोगे ना तो ये देखो थोड़ा सा आपको, ये तो देखो बिल्कुल सीधा सा है, नुकीला सा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा क्या मिलेगा, पिरामिड नुमा। तो शिखर भी इनका क्या होता है, पिरामिड नुमा शिखर होता है। ये देखो तुम, ये नागर शैली के मंदिर, इस शैली के उदाहरण गुप्तकालीन मंदिरों में, विशेषकर देवगढ़ दशावतार मंदिरों में नागर शैली की भी वापस विशेषता है, अभी अपन और बात करेंगे। इसमें नागर शैली के भी वापस अलग अलग होते हैं, गर्भगृह होता है, मंडप होता है, ये सारी बातें जो मैंने कही आपको यहाँ पर बनाई हैं। वही द्रविड़ शैली के मंदिर दक्षिण राजस्थान में है, और ऐसा ऐसा करके तो देखो तुम, तो एक तो ये थोड़ी सी आकृति है ना, कहाँ गया, अच्छा ठीक है यार, फिर तो होशियार हो गया यार, धीरे धीरे ज्यादा जूम हो रहा है ना। एक और दिखाता हूं मैं तुम्हें, ये देखो बाबू, ये देखो, ये जो ना, ये अपने ये जंगा बनी हुई होती है, ये आगे के भाग को कपोत कहते हैं, ये मंडप बने हुए होते हैं, ये अंतराल होता है, ये ग्रीवा, ये आमलक, ये ध्वज, ये कलश, ये शिखर। अपने यहाँ पर जो मंदिर होते हैं ना, ये बीच में यहाँ पर एक गर्भगृह, तो ऐसे ही मंदिर होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं ना। हाँ तो करो, हाँ होते हैं, हाँ तो फिर क्या, और क्या, बस हो गया फिर। तो देखो इनमें ये सवाल आमलक वाला सवाल आया था। मेन तो अपने क्या है कि दक्षिण भारत वाले मंदिर वैसे भी मैं आपको कोई पढ़ाने वाला हूं नहीं, ये तो बस अपने याद रखनी है। अपने मेन नागर शैली है, इन नागर शैली के अंदर भी वापस आपको अलग अलग मंदिरों की शैलियां देखने को मिलेगी, अलग अलग मंदिरों की शैलियां देखने को मिलेगी। जैसे पंचायतन शैली के मंदिर, इनमें भी अपने को अलग अलग मंदिर मिलते हैं। पंचायतन शैली के मंदिर, जैसा आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, पंचायतन शैली का मतलब क्या होता है, एक ही मंदिर परिसर में 5 मंदिरों का समूह होना। एक ही मंदिर परिसर, एक ही मंदिर परिसर में अपने 5 मंदिरों का समूह होता है, उसे कहते हैं अपन पंचायतन शैली का मंदिर। ये जैसे 4 दीवारी से घिरा हुआ है, इस 4 दीवारी के यहां पर बीचों बीच एक बड़ा सा मंदिर बना हुआ है, ये बीचों बीच बड़ा सा मंदिर बना हुआ है भगवान विष्णु का। बाकी इसके जो 4 कोने हैं, इन चारों कोनों के ऊपर भी ऐसे छोटे छोटे 4 मंदिर बने हुए हैं।
अगर आप देखोगे तो यहां पर एक साथ कुल कितने मंदिर हो गए हैं? 5 मंदिरों का समूह हो गया है। इसीलिए इसका नाम ही क्या पड़ गया है? पंचायतन शैली के मंदिर। इसमें भी फिक्स होते हैं, जो बीच में रहता है वो भगवान विष्णु का मंदिर होता है। पंचायतन शैली में जो मंदिर बनाए जाते हैं, बीचों बीच भगवान विष्णु जी का मंदिर होता है, पीछे भगवान शिव का मंदिर होता है, और एक तरफ होता है किसी देवी का, मतलब शक्ति का मंदिर। और आगे जो होते हैं वो भी फिक्स होता है कि एक मंदिर होता है श्री गणेश का और एक मंदिर होता है सूर्य मंदिर। जब भी पंचायतन शैली के मंदिर बनाए जाएंगे तो ये 5 मंदिर ही होंगे पंचायतन शैली में। अच्छा, इस प्रकार का मंदिर आप लोगों ने अपने राजस्थान में कहां देखा होगा? जगदीश मंदिर उदयपुर। अगर आप में से कभी कोई बालक या बालिका पिछोला झील के किनारे उदयपुर में घूमने के लिए गए हो और पिछोला झील के किनारे घूम करके और वहां पर आप लोगों ने सिटी पैलेस वगैरह देख करके इधर देखा हो तो एक जगदीश मंदिर बना हुआ है, जिसे स्वप्न मंदिर भी कहते हैं, जिसे 20 माचातोड़ मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और उस मंदिर के वहां पर आप देखोगे तो चढ़ाई करके ऊपर जाओगे तो बीचों बीच आपको भगवान विष्णु जी का मंदिर मिलेगा, उसके सामने गरुड़ का स्मारक बना हुआ है, और इस प्रकार 4 मंदिर और बने हुए हैं। हमारे राजस्थान में इस पंचायतन शैली का सबसे प्राचीन मंदिर की बात करें तो सबसे पुराना मंदिर है हरिहर मंदिर। और हरिहर मंदिर अपने कहां पर बना हुआ है? ओसिया के अंदर। नाम से ही पता चल रहा है बाबू, हरि का मतलब क्या हो जाता है? विष्णु। हर का मतलब क्या होता है? शिव। अपन बोलते ना हरि, भगवान विष्णु को, हर हर महादेव यानी भगवान शिव को बोलते हैं। तो हरिहर मंदिर ये पंचायतन शैली का अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर है। तो पंचायतन शैली का मतलब क्या है? एक ही मंदिर परिसर में 5 मंदिरों का समूह होना, बीचों बीच भगवान विष्णु का मंदिर, 4 मंदिर ये अपने अन्य और मंदिर बने हुए होते हैं, उन्हें हम पंचायतन शैली का मंदिर कहते हैं। पंचायतन शैली का अपने राजस्थान का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है? हरिहर मंदिर। बाकी भारत का सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा हो जाएगा? दशावतार मंदिर। फिर आ जाता है अपने भूमिज शैली। भूमिज शैली क्या होती है? ये भूमिज शैली तो किसी पहाड़ी या फिर पहाड़ियों के मध्य बना हुआ अकेला मंदिर, या तो किसी पहाड़ी पर होगा या पहाड़ियों के मध्य बना हुआ अकेला मंदिर अपने भूमिज शैली का मंदिर होता है। और भूमिज शैली में ज्यादातर मंदिर जो बने हुए हैं वो जैन मंदिर बने हुए हैं। जैन मंदिर अधिकांश भूमिज शैली में ही बने हुए होते हैं, क्योंकि जैन मंदिर अकेला मंदिर बना हुआ होता है। उस मंदिर के अंदर वापिस छोटे छोटे गर्भगृह बना देते हैं, लेकिन बाहर से एक ही मंदिर बना करके रखते हैं। और ज्यादातर पहाड़ियों के मध्य या पहाड़ी के ऊपर बनाते हैं। जैसे अपने रणकपुर का चौमुखा जैन मंदिर भूमिज शैली का मंदिर है। और भूमिज शैली का भी राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर सेवाड़ी का जैन मंदिर जो पाली के अंदर बना हुआ है। तो भूमिज शैली का मंदिर ऐसे मंदिर जो किसी पहाड़ी पर या पहाड़ियों के मध्य बना हुआ हो। और इस शैली का हमारे जो सबसे प्राचीन मंदिर है वो है सेवाड़ी का जैन मंदिर। और सेवाड़ी का जैन मंदिर अपने कहां पर बना हुआ है? पाली के अंदर बना हुआ है। फिर आ जाता है अपने मौर्यकालीन मंदिर। मौर्यकालीन मंदिर कौन कौन से हैं अपने राजस्थान में? तो बाबू मौर्यकालीन मंदिरों की बात करें तो ऐसे मंदिर जो मौर्य काल में बनाए गए, और मौर्यकालीन मंदिर 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी के मध्य बनाए गए। ध्यान देना, 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य, चाहे उस समय शुंग वंश ने भी कोई मंदिर बनाया तो भी वो मौर्यकालीन मंदिर कहलाता है, क्योंकि उस समय का सबसे पावरफुल राजवंश मौर्य काल था। तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य जो भी मंदिर मिले हैं उन्हें हम मौर्यकालीन, देखो मैं मौर्य काल के मंदिर नहीं कह रहा हूं, मौर्यकालीन मतलब उस समय के लगभग समकालीन मंदिर। और अपने राजस्थान में मौर्यकालीन मंदिर कितने हैं? इनकी संख्या केवल 5 है। 5 ही मंदिर ऐसे हैं जो अपने राजस्थान में मौर्यकालीन मंदिर है। मौर्यकालीन मंदिर कौन कौन से हैं याद कैसे रखोगे? बस इतनी सी बात याद रखनी है, नानो बनरे, क्या कहोगे? नानो बनरे कि ना नो ब न रे। ना से तुम्हें याद रखना है नाद पुष्कर का शिव मंदिर, नाद पुष्कर का शिव मंदिर। अपने नाद एक जगह है पुष्कर के अंदर
जहां से अपने को एक शिव मंदिर मिला है, जो किस काल का मंदिर है? मौर्यकालीन मंदिर है। नौ से याद रखना है, नौह भरतपुर का जाखम बाबा का मंदिर, जाखम या जोक बाबा का मंदिर। और ये जाखम या जोक बाबा की 8 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है। आप देखोगे तो नौह एक सभ्यता स्थल है, जो कहां पर है? भरतपुर में, जहां से खुदाई में जाखम बाबा या जोक बाबा की 8 फीट ऊंची प्रतिमा मिली है, जो हमारे कौन से काल का मंदिर माना जाता है? मौर्यकालीन मंदिर माना जाता है। ब से देखोगे तो बेराट, और बेराट अपने कहां पर है? कोटपुतली। पहले जयपुर में आता था, ये शाहपुरा जयपुर में, अब ये कोटपुतली यानी कि जिला ही बदल गया, कोटपुतली बहरोड के अंदर चला गया है। तो बेराट कोटपुतली बहरोड के अंदर है। आप देखोगे तो बेराट भी एक सभ्यता स्थल है। और बेराट से क्या मिला? तो बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा, बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का गोल मंदिर। और अगर मंदिरों की बात करें तो एक बाबू ने पहले बताया था कि बेराट से मिला, और सबसे प्राचीन मंदिर जो अवशेष के रूप में प्राप्त हुआ है, ये गोल मंदिर ही मिला है। कोई यहीं से कोई बालक बोला था कि सर बेराट से मिला। बेराट से हमें जो गोल मंदिर मिला है, ये किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म की भी किस शाखा से संबंधित है? हीनयान शाखा से संबंधित है, जो बेराट सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुआ है। मतलब अगर आप देख पा रहे हो तो नाद एक सभ्यता स्थल है, नौह एक सभ्यता स्थल है, बेराट एक सभ्यता स्थल है। न से देखोगे तो नगरी, और नगरी अपने कहां पर है? चित्तौड़गढ़। और नगरी चित्तौड़गढ़ से जब उत्खनन किया गया तो नगरी चित्तौड़गढ़ से बिना छत का विष्णु मंदिर मिला, बिना छत का विष्णु मंदिर। 1904 में D.R. भंडारकर महोदय के नेतृत्व में नगरी के अंदर खुदाई की गई, जहां से हमें बिना छत का विष्णु मंदिर मिला। ध्यान देना, यह वैष्णव संप्रदाय या भगवान विष्णु का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। इससे प्राचीन हमें और कहीं पर भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए। आगे जब मैं तुम्हें संत संप्रदाय पढ़ाऊंगा तब मैं आपको वहां पर वैष्णव संप्रदाय पढ़ाऊंगा, और वैष्णव संप्रदाय पढ़ाते समय मैं एक लाइन लिखवाऊंगा कि वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष नगरी चित्तौड़गढ़ से मिले। तब मैं आपसे वापस पूछूंगा लिखवाने से पहले पूरे बेस से कि बताओ वैष्णव संप्रदाय के सबसे प्राचीन अवशेष कहां से मिले? तो तुम सभी एक साथ क्या बोलोगे? नगरी से मिले। और नगरी से कैसा मंदिर मिला था? बिना छत का विष्णु मंदिर मिला था। तो देखो, मौर्यकालीन मंदिरों की बात कर रहे हैं। ऐसे मंदिर जो मौर्य काल में बनाए गए या उसके समकालीन बनाए गए, जिनका समय कब से कब तक माना जाता है? तो 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य। याद कैसे रखेंगे? तो नानो बणरे, इतनी सी बात है। ना से नाद पुष्कर का शिव मंदिर, नौ से नौह भरतपुर का जाखम बाबा या जोक बाबा का मंदिर जिसमें 8 फीट ऊंची प्रतिमा मिली। बह से बेराट कोटपुतली का बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा का गोल मंदिर, जो सबसे प्राचीन मंदिर भी माना जाता है। न से नगरी चित्तौड़गढ़ का बिना छत का विष्णु मंदिर। और रे से याद रखना है रेड, और रेड अपने कहां पर है? टोंक। आपने पढ़ा होगा ना कभी, केदारनाथपुरी, KN पुरी ने खोज करी थी डील नदी के किनारे। रेड एक सभ्यता स्थल है जिसे भारत का टाटा नगर कहते हैं। और रेड टोंक से हमें क्या मिला है? तो यहां से मिला है हमें सूंगकालीन, नहीं, अपने यक्ष बाबा का मंदिर, यक्ष बाबा का मंदिर, यक्ष बाबा का मंदिर। ये जो पांचों मंदिर है, ये पांचों ही मंदिर हमारे मौर्यकालीन मंदिर हैं। अगर आप देखोगे तो मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखाई थी यहां पर कि हमारे भारत में मंदिर बनाने की परंपरा किन्होंने शुरू की थी? मौर्य काल में। भारत में मंदिर बनना किस काल में शुरू हुए? मौर्य काल में। अगर अपन देखेंगे तो अपने राजस्थान में मौर्य काल के कौन कौन से मंदिर है? ये 5 ही मंदिर हैं। इसका मतलब ये हमारे राजपुताने के सबसे प्राचीन मंदिर भी हैं। इनसे पुराने और कोई मंदिर नहीं है। तो ये मौर्यकालीन मंदिर जिनका समय है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी। फिर अपन और बात करेंगे गुप्तकालीन मंदिर कौन कौन से हैं, गुर्जर प्रतिहार कालीन या महामारू शैली के मंदिर कौन कौन से। फिर अपन मंदिर पढ़ना शुरू करेंगे प्रमुख। तो देखो, एक बार तो तुम सबसे पहले तुम हेडिंग डालो राजस्थान के प्रमुख मंदिर, 4-5 बातें लिखो। एक बार राजस्थान के प्रमुख मंदिर लिखो।
मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। मंदिरों का सर्वप्रथम उल्लेख सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से मिलता है। आगे, भारत में सर्वप्रथम मंदिर मौर्य काल में बनाए गए। भारत में सर्वप्रथम मंदिर मौर्य काल में बनाए गए। आगे, भारत में सर्वाधिक मंदिर गुप्त काल में बनाए गए। भारत में सर्वाधिक मंदिर गुप्त काल में बनाए गए। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में। राजस्थान में सर्वाधिक मंदिर गुर्जर प्रतिहार काल में बनाए गए। आगे, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं। लिखो कौन कौन सी है। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। आगे, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। सबसे पहले लिखो नागर शैली। थोड़ी थोड़ी मैं इनकी विशेषता लिखा देता हूं ताकि ठीक रहेगा, तुम पढ़ोगे वापस तो। नागर शैली हिमालय से विंध्याचल तक। हिमालय से विंध्याचल तक मतलब उत्तरी भारत कह सकते हैं अपन, हिमालय से विंध्याचल तक। आगे, इन मंदिरों में 4 दीवारी नहीं होती है। इन मंदिरों में 4 दीवारी नहीं होती है। इन मंदिरों में 4 दीवारें नहीं होती हैं तथा मंदिर परिसर में जल कुंड नहीं होता है। मंदिर परिसर में जल कुंड नहीं होता है। मंदिर परिसर में जल कुंड नहीं होता है। आगे, मंदिर का शिखर नुकीला होता है। मंदिर का शिखर नुकीला होता है।
जिसके आगे मंदिर का सिक्कर नुकीला होता है, जिसके आगे मंडप बने होते हैं, जिसके आगे मंडप बने होते हैं, छोटा प्रवेश द्वार होता है जिसे गोपुरम कहते हैं, सॉरी तोरण द्वार कहते हैं। छोटा प्रवेश द्वार होता है जिसे तोरण द्वार कहते हैं, छोटा सा प्रवेश द्वार होता है इनके, जिसे तोरण द्वार कहते हैं। छोटा प्रवेश द्वार होता है जिसे तोरण द्वार कहते हैं। आगे इनके एक छोटा सा प्रवेश द्वार होता है जिसको अपने क्या बोलते हैं, तोरण द्वार। फिर लिखो दूसरा, बेसर शैली। बेसर शैली, बेसर शैली में लिखो विंध्याचल से कृष्णा नदी तक। फिर लिखो द्रविड़ व नागर दोनों शैलियों का प्रभाव। द्रविड़ व नागर दोनों शैलियों के प्रभाव। द्रविड़ व नागर दोनों शैलियों का प्रभाव। इस शैली के भारत में सर्वाधिक मंदिर, इस शैली के भारत में सर्वाधिक मंदिर है। इस शैली के भारत में सर्वाधिक मंदिर है। फिर लिख लो द्रविड़ शैली, कृष्णा नदी से कन्याकुमारी। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक। लिखो मंदिर चार दीवारी से घिरे होते हैं, मंदिर चार दीवारी से घिरे होते हैं। मंदिर चार दीवारी से घिरे होते हैं। मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं, मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। मुख्य द्वार को गोपुरम कहते हैं। आगे मंदिर परिसर में जलाशय बना होता है, मंदिर परिसर में जलाशय बना होता है। मंदिर परिसर में जलाशय बना होता है। फिर लिख लो शिखर पिरामिड नुमा होता है। इनका जो शिखर होता है वो कैसा होता है, पिरामिड नुमा। शिखर पिरामिड नुमा होता है। शिखर पिरामिड नुमा होता है। ये तो बनाने की जरूरत है नहीं, बनाओ तो पहले जगह छोड़ देना। फिर लिखो पंचायतन शैली। पंचायतन शैली के मंदिर ऐसे लिख लो, राजस्थान में मंदिर की शैलियां, राजस्थान में मंदिर की शैलियां। राजस्थान में मंदिर की शैलियां। पहले लिखो पंचायतन शैली। राजस्थान में मंदिर की शैलियां, पहले लिख लो पंचायतन शैली। लिखो ऐसे मंदिर, ऐसे मंदिर जो एक ही परिसर में
ऐसे मंदिर जो एक ही परिसर में पांच मंदिरों का समूह हो। पांच मंदिरों का समूह हो। लिख लो। राजस्थान में सबसे प्राचीन हरिहर मंदिर ओशिया है। राजस्थान में सबसे प्राचीन मंदिर हरिहर मंदिर ओशिया है। तो पंचायतन शैली का अपने सबसे प्राचीन मंदिर है, उसका नाम है हरिहर मंदिर, और हरिहर मंदिर अपने कहां बना हुआ है? ओशिया के अंदर। हरिहर मंदिर ओशिया है। चाहो तो तुम इसको ऐसी छोटी सी आकृति तो बना लो, बीचों बीच विष्णु मंदिर, चार मंदिर और कौन कौन से होते हैं? पीछे शिव मंदिर, शक्ति मंदिर, आगे सूर्य मंदिर, गणेश मंदिर। तुम्हें थोड़ा सा ऐसे पता रहेगा कि पंचायतन शैली में पांचों मंदिर कौन कौन से होते हैं। मेन इसके अंदर भगवान विष्णु और शिव का मंदिर ही होता है। पंचायतन शैली में अपने पांच मंदिरों का इस प्रकार समूह बना हुआ होता है। आज शीतला सप्तमी है, तो आप तो जो जोधपुर से कौन कौन है? प्रॉपर जोधपुर सिटी से। अच्छा, तो घर पे ओलिया ओलिया बना क्या? पोगले चिप्स बने क्या? फिर लाए नहीं मेरे लिए? हैं भाई पीछे कौन कौन भाई यहां से है? अच्छा, तो फिर लाए नहीं तुम लोग? अब चलें क्या? क्लास के बाद चलना है क्या मेरे को? पक्का पिलाओगे? ठीक है फिर तो है। अरे यार आज है ना, आज शीतला सप्तमी है। शीतला सप्तमी के दिन कल बनाया था, आज तो बाशियोड़ा है। घर में अपने चूल्हे नहीं जलाते आज के दिन, गर्मा गर्म भोजन नहीं करते, एक दिन पहले का बना हुआ कि भचीड़ बुलाते हैं। ठीक है, तो देख लेना, फिर मुझे बता देना, मैं आ जाऊंगा। लोकेशन भेज देना ना।